अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? क्या बात है यार, लास्ट क्लास में तो ये क्लास जो है वो बिल्कुल लास्ट तक भरी हुई थी। लाइक लिटरली इट वाज, जो लास्ट वाली रोज़ हैं वो भी फुल हुई हुई थी। शायद जोश और वलवला था कि रमज़ान की पहली क्लास जो है वो हम यहाँ पर आकर लेंगे, बट उसके बाद जो है वो हालात व वाक़यात तब्दील हो गए। अच्छा जी, तो हालात वाक़यात तब्दील हो गए और अब जैसा कि आज हम देख रहे हैं बहुत ही कम स्टूडेंट्स आए हैं। दो वजूहात हो सकती हैं, हम तो कैसे नहीं कर सकते हैं ना, सोच ही सकते हैं, तसव्वुर ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते कि गर्मी जो है वो थोड़ी बहुत है दिन में। और दूसरी चीज़ प्रोबेबली हो सकती है कि स्टूडेंट्स हैं वो पिछले कुछ 10-15 दिनों में इंतहाई इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि उन्हें A to Z सब कुछ आ गया है। तो दूसरे वाला केस जो है वो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा, तो हम फर्स्ट वन के साथ ही कंटिन्यू करते हैं। इसका मतलब ये है कि गर्मी जो है वो काफ़ी हो रही है, बिकॉज यहाँ पर ऑन द स्टेज मतलब पीछे से इसकी गर्मी, हीट, एसी चल नहीं रहा। एसी चल क्या, बल्कि चल ही नहीं रहे। तो कोई एसी चल रहा है इस क्लास के अंदर, शायद एक चल रहा है, वो जहाँ पर 6-7 लड़के बैठे हुए हैं। शायद उन्होंने स्पॉट देख लिया पहले ही कि यार ये वाला एसी चल रहा है, यहाँ बैठ जाते हैं। खैर ये एक ही एसी चल रहा है और इस तरफ भी नहीं चल रहा है। शायद ये चल रहा है, ये वाला सेकंड वन नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। अच्छा जी, तो एसी भी नहीं चल रहा, गर्मी भी बहुत है, पंखे भी सिर्फ 1-2 ही हैं और क्लास जो है वो आज हमारी बड़ी गर्मा गर्म होने वाली है। अच्छा, गर्मा गर्म उस वाले सेंस में नहीं कि गर्मी हो रही है, गर्मा गर्म इन द सेंस के आज जो है वो हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विच इज़ क्वाइट गुड टू अंडरस्टैंड। MCP लास्ट क्लास में हमने एक्सप्लोर किया था फ्रॉम हिस्ट्री to just understanding the meaning of this term MCP stand for मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। यानी जितने भी LLMs हैं उन्हें एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना यूजिंग स्पेसिफिक वे और स्पेसिफिक प्रोटोकॉल या फिर स्टैंडर्ड। तो MCP के अंदर चंद एक चीज़ें थी जिन्हें लास्ट क्लास में मैंने भी कवर अप किया था और आप सबको भी कहा था कि आप सब जो है वो घर से उन तमाम तर चीज़ों को पढ़कर आएँ। तो किस किस ने MCP क्लाइंट, MCP सर्वर और MCP का आर्किटेक्चर घर पर जाकर पढ़ा था, वो ज़रा अपने प्यारे प्यारे हैंड्स रेस कर लें। अच्छा, बहुत ही कम हैंड प्यारे नहीं है, या फिर जो है वो आप खुद ही हैंड रेस नहीं कर रहे। भाई सबके ही प्यारे हैं, ज़रा आप हैंड रेस कर लें अगर आपने पढ़ा है तो। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने MCP को एक्सप्लोर किया है, या इसकी दूसरी वजूहत ये हो सकती है कि शायद आप सब लोगों को MCP पहले ही आता हो, क्योंकि हैकाथॉन 2 के अंदर फेज़ 3 में MCP की इम्प्लीमेंटेशन करनी थी, फेज़ 4 में करनी थी एंड 5 में करनी थी। और हैकाथॉन 0 जो है वो किस किस ने बना लिया है? कोई स्पेसिफिक टायर किसी ने मुकम्मल कर लिया हो तो वो ज़रा हैंड रेस कर लें, ठीक है। अच्छा, हैकाथॉन 2 तक का फेज़ 3 किस किस ने मुकम्मल कर लिया है, वो ज़रा हैंड रेस कर लें। सही है, सही है, ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, हैकाथॉन का छोटा सा ओवरव्यू ये कि हैकाथॉन करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हैकाथॉन से आपको मिलेंगे नंबर, और वो नंबर जो है वो एट द एंड, जब ये क्वार्टर एंड होगा या जब ये प्रोग्राम एंड होगा तो उसके अंदर जो है वो नंबर जाकर मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़, जैसे आज मैंने अपनी कम्युनिटी में शेयर भी की कि ये क्लास जो है वो हमारी इस रमज़ान की लास्ट क्लास है। इसके बाद जो हमारी क्लासेस होंगी वो इंशाल्लाह ईद के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट 10 डेज़ में छुट्टियां होती हैं, यूजुअली लास्ट ईयर भी हुई थी, और वैसे आमतौर पर तकाफ़ में भी काफ़ी सारे दोस्त अहबाब बैठते हैं, सब बैठते हैं। कौन कौन बैठता है तकाफ़ के अंदर, वो ज़रा हैंड रेज़ करें।
अच्छा जी, माशाल्लाह से काफ़ी सारी बहनें और काफ़ी सारे भाई इत्तेफाक में बैठते हैं, दैट्स अमेजिंग। तो बस मुझे भी जो है वो दुआओं में याद रखिएगा, नहीं मैं ये भी दुआओं में याद रखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त जो है वो लास्ट के 10 दिन हैं। अच्छा जी, तो आज रोज़ा है 17वां, ऐसे ही है ना? 18वां 18वां तो 18वां रोज़ा है। और अब तक आप लोगों में से आई डोंट नो कि किस किस ने रमज़ान प्रॉम्प्टिंग नाइट्स वाले चैलेंज के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन की। कोई है ऐसा इस क्लास से जिसने रमज़ान प्रॉम्प्टिंग नाइट्स जो हमारा ये बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन चल रहा है उसके अंदर अपनी पार्टिसिपेशन यकीनी बनाई हो? तो हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। आप में से मोस्ट ऑफ यू ऐसे होंगे जिनका लीडर बोर्ड पर जो रैंक है वो शायद 1 से लेकर 50 के दरमियान में आ रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सारों को नाम से वाकिफ़ करता हूँ। अब मतलब आप सबके नाम जो है वो मुझे याद है, तो मैं देख रहा हूँ तो लीडर बोर्ड पर किसका जो है वो क्या रैंक बन रहा है। चंद एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, वो लीडर बोर्ड पर जो है वो ऑन द टॉप चल रहे हैं माशाल्लाह से। तो कोशिश करें कि इस चैलेंज के अंदर लाजमी अपनी पार्टिसिपेशन बनाएं, बिकॉज यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। प्लस जो भी इस चैलेंज के विनर्स होंगे उन्हें लास्ट में जो टॉप 3 विनर्स होंगे उन्हें मेरी तरफ से छोटी सी ईदी भी मिलेगी। तो देखें यार कितना अच्छा माहौल। चल रहे थे जो एक दो लाइटें अच्छा खैर, तो लास्ट के जो भी टॉप 3 विनर्स होंगे रमजान प्रॉम्प्टिंग नाइट चैलेंज के, उन्हें छोटी सी ईदी मिलेगी। और आई वांट टू मेक श्योर कि इस क्लास से जो है वो टॉप 3 निकल कर आए। तो आप सब जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन यकीनी बनाएं, यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। बाकी ये है कि हम एमसीपी को कवर अप कर रहे थे। एमसीपी सर्वर के अंदर वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो एक एमसीपी सर्वर की बुनियाद रखती हैं? तो आप लोग मुझे उसका नाम बताएं। फर्स्ट वन के ऊपर क्या है हमारे पास? एमसीपी सर्वर के अंदर विद इन एमसीपी सर्वर व्हाट वी हैव 3 कैपेबिलिटीज। हमारे पास जो है वो 3 कैपेबिलिटीज हैं। नंबर 1 इज वी हैव सम सॉर्ट ऑफ टूल्स, ठीक है, जिन्हें हम एमसीपी की ज़बान में क्या कह रहे हैं? जिन्हें हम एमसीपी की ज़बान में क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या हो गया आप लोगों को? थोड़ी देर पहले तक आया हुआ सॉर्टिंग एमसीपी जो है वो आप सबको आता है। एमसीपी के अंदर जो है वो एमसीपी सर्वर के अंदर वो कौन सी 3 चीजें हैं जिसका इस्तेमाल जो है वो हम आमतौर पर कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए आपको हिंट दे देता हूँ। लास्ट में हमारे पास जो है वो प्रॉम्प्ट्स होते हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, फिर हमारे पास रिसोर्सेज होती हैं, और लास्ट चीज क्या है? टूल्स। तो ये जनरल चीजें हैं जो एक एमसीपी सर्वर की बुनियाद रखती हैं। अच्छा, अब व्हाट इज अ टूल इनसाइड द एमसीपी सर्वर? एमसीपी सर्वर में ये जो टूल है ये क्या करता है? ये एक सिंपल टाइप स्क्रिप्ट का या फिर एक पाइथन का फंक्शन होगा, ठीक है, जिसे हमने एक्सटेंड किया होगा विद द हेल्प ऑफ एमसीपी डेकोरेटर, ठीक है, यानी @mcp.tool। और उसके बाद जो है वो हमने स्पेसिफिक फंक्शन लिखा होगा, और वो फंक्शन कुछ भी कर सकता है। वो एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर सकता है, वो एक एपीआई को कॉल कर सकता है, वो डेटा लेकर किसी फाइल में सेव कर सकता है, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो है एमसीपी रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज जो है वो रीड ऑनली डेटा है, यानी ऐसा डेटा जो हम एमसीपी सर्वर का इस्तेमाल करते हुए एक्सेस करेंगे, बट हम उस डेटा के अंदर करंट प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक वी कैन जस्ट डू वन थिंग, वी कैन जस्ट read the data in the read only format, but we cannot update the data, we cannot delete the data or anything like that. तो ये जो resources हैं ये भी इंतहाई यूजफुल हैं in some sort of scenarios। जब आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो you will be able to understand those things as well। और लास्ट जो है वो हमारे पास है टेम्पलेट्स, ठीक है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स क्या है? ये प्री बिल्ट जो है वो स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स हैं, ठीक है, जो बिहेवियर
एक स्पेसिफिक जो है वो LLM का या फिर जो है वो ये कह रहे हैं कि LLM विद टूल्स या LLM विद MCP जो एक एजेंट बनता है, उस एजेंट को जो है वो स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स पास करने का एक तरीकेकार है, ठीक है। लाइक वी कैन जस्ट create a simple prompt and we just have to embed that prompt inside the template and then we can just simply pass that template to an LLM। तो ये तीन चीजें जो है वो हमारे पास होती हैं किसमें, MCP सर्वर में, ठीक है। अब मोस्टली लाइक 90% सिनेरियो जो है वो ऐसे ही रहेगा कि आप सब लोग MCP सर्वर का इस्तेमाल करेंगे, आप लोग MCP सर्वर का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब MCP सर्वर जो है वो किस का हो सकता है, MCP सर्वर जो है वो GitHub का हो सकता है, MCP सर्वर जो है वो गूगल का हो सकता है, MCP सर्वर जो है वो Slack का हो सकता है, लीनियर का हो सकता है, एंड वो जर्नल टूल्स जो हम डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं उनका MCP सर्वर हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब MCP सर्वर है फॉर एग्जांपल GitHub का, तो GitHub जो है वो हमें वो कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करता है, लाइक GitHub प्रोवाइड अस सम सॉर्ट ऑफ रिपोजिटरीज प्रोवाइड करता है। रिपोजिटरीज के अंदर जो है वो फिर वी कैन क्रिएट इश्यूज, वी कैन क्रिएट PRs, वी कैन डू द कमिट्स, वी कैन बेसिकली पुट सम सॉर्ट ऑफ डेटा इनसाइड GitHub ऑन दैट रिपोजिटरी। तो हमने जो है वो अब जो GitHub का प्री बिल्ट MCP टूल था या फिर उनका जो MCP सर्वर था उसका इस्तेमाल करते हुए GitHub के जितने भी फंक्शंस थे ना उन्हें हमने एक अदद MCP के टूल वाले लेयर के अंदर रैप कर दिया। तो अब वो जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं जो जर्नली हम GitHub के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हमारे पास एक्सेसिबल हो गए कहाँ पर, ऑन द इंटरनेट। लाइक वी विल हैव अ स्पेसिफिक एंड पॉइंट API एंड पॉइंट and we just have to pass some sort of argument to the parameters of that function और फिर हम जो है वो स्पेसिफिक डेटा को गेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो GitHub की मिसाल हो गई। अब GitHub के अलावा भी हमारे पास जो है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जो मल्टीपल फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करते हैं। अब हर एक प्लेटफॉर्म का हर एक MCP सर्वर होगा और उस MCP सर्वर का इस्तेमाल करते हुए हम डेटा को बेसिकली फेच कर रहे होंगे या क्रिएट कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे, एनीथिंग लाइक दैट। बट द थिंग कम इज के सवाल है आप सब लोगों से, देखते कौन इसका जवाब देते हैं कि वाई MCP, क्यों MCP का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। लाइक किसी ने सोचा हो बैठकर, शायद आप में से कोई होगा जो बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग करता हो, थॉट्स करता हो, ओवर थिंकर हो प्रोबेबली, वो शायद उसको ये सवाल आया होगा क्यों MCP की ज़रूरत जो है वो मुझे क्यों पड़ी। या फिर जनरली अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपने जो है वो इस वाई का जवाब ज़रूर दिया होगा, लाजमी दिया होगा। तो नहीं भाई जो है वो माशाल्लाह से बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं और ये टीचर भी हैं, माशाल्लाह से उम्रा भी कर आए हैं। तो अब इनसे जो है वो पूछते हैं कि भाई वाई MCP की जो है वो ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका इस्तेमाल हम किन किन सिनेरियोज में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, MCP जो है वो हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, एनीथिंग लाइक दैट। तो ओवर टू द अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है बगैर आवाज़ आप लोगों को आएगी कि नहीं, लेकिन मैं बात नहीं करूँगा फंडामेंटल्स पे क्योंकि अशारिफ भाई ने लास्ट क्लास में काफ़ी चीज़ें कवर कराई हैं और अभी भी कराती हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने प्रेसिडेंट पढ़ाए, बैकएंड पढ़ाए, फिर AI एजेंट्स बनाए, तो अब ये MCP कहाँ से आ गया और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। हम सब ने एजेंट्स बनाए थे, OpenAI एजेंट्स SDK का यूज़ किया था। उसके अंदर जब हमें कुछ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है लाइक वेदर का डेटा, तो हम एजेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं, टूल प्रोवाइड करते हैं। टूल्स प्रोवाइड करते हैं ना। टूल्स क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, सिंपल फंक्शंस ही होते हैं, उसके ऊपर हम लोग डेकोरेटर लगाते हैं। लेकिन इनसाइड वो फंक्शन क्या करता है, API कॉल करता है। क्या करता है, API कॉल करता है। किसको फॉलो करके करता है, HTTP प्रोटोकॉल को। किसको, HTTP प्रोटोकॉल को। अब जैसे अशारिफ भाई ने एक बात कर दी कि मैं GitHub का MCP सर्वर अपने पास कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो GitHub के पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रिपोजिटरीज है, कमेंट्स हो सकते हैं, इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, वहाँ पर जो है ना हम लोग ब्रांचेस बना सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस पर स्विच कर सकते हैं, फुल ले सकते हैं, कोड को पुश कर सकते हैं। तो क्या हर अपना काम के लिए मैं अलग टूल्स बनाऊंगा, बनाने भी पड़ेंगे। अगर हम लोग HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं
हर काम के लिए मुझे अलग टूल बनाना पड़ेगा, हर चीज के लिए अलग से एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी। ऐसा ही है। अगर मैं वेदर का डेटा लेता हूँ एक अदर एप्लीकेशन से, तो उसके अंदर मैं एक की बात करूँगा, मतलब मेरे पास डेटा आ गया तो मैं उसको फिल्टर आउट करूँगा वेदर के नाम, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी ने जो है ना अपना वेदर का नाम चेंज करके कुछ और लिख दिया, वेदर डेटा लिख दिया या कराची सिटी का नाम लेके स्पेसिफिक, तो जो मैंने की लिखी है ना वो मेरे लिए इशू क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि अगली जो कंपनी है, अगली जो एप्लीकेशन है वो अपनी खुद को चेंज कर रही है बार बार। हम लोग अगर उसको डेटा वहाँ से फेच करेंगे तो हमें मुश्किलात होंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से कोड लिखना पड़ेगा। गिटहब के अंदर ऐसे काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक जितने मैंने अभी बताया इससे भी ज़्यादा है, कोई होंगे 50+। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए अपने एजेंट्स को 50+ टूल्स बनाकर देने पड़ेंगे। ये तो सिर्फ एक एप्लीकेशन है। अगर मैंने उसके अंदर जीमेल कनेक्ट करना हो फिर तो उसके लिए भी 10-12 टूल। अगर उसके अंदर मुझे जो है ना अपना कोई एक्स्ट्रा स्लैक क्रिएट करना हो जिसके अंदर मैं अपनी कुछ चीज़ें जो है ना अपना टास्क वगैरह दे सकता हूँ टीम को, उसके लिए भी टूल्स बनाने पड़ेंगे। ये कितनी एपीआई फेच हो जाएंगी एक एप्लीकेशन के अंदर। जो मैं एपीआई बना रहा हूँ वो 50+, 100+, 200+ हो सकती है, ठीक है। सिर्फ गिटहब की 50+ मैंने बताया। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो एंथ्रोपिक है ना, एंथ्रोपिक जिसने क्लाउड कोड बनाया है, इसने इस प्रॉब्लम को जो है ना आइडेंटिफाई किया। उसने क्या किया कि इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद एक हमें प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया। कौन सा प्रोटोकॉल? MCP प्रोटोकॉल, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। अब मॉडल क्या है भाई, बात ये तो पहले हर कोई जानता होगा क्योंकि ये फर्स्ट डेफिनेशन है, हर किसी को पता होती है कि भाई कोई भी हमारा मॉडल है तो उसको जो कॉन्टेक्स्ट देते हैं उसको कॉन्टेक्स्ट देने का प्रोटोकॉल। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है मैं बता रहा हूँ, गिटहब का हो सकता है, जीमेल का हो सकता है, और हमारी किसी भी एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन का हो सकता है। MCP क्या है? ये एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है इसका टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब क्या है कि पहले तो हम लोग एपीआई सर्च कर रहे थे हर चीज के लिए, अब क्या करेंगे, अब गिटहब ने अपना MCP सर्वर बना दिया। क्या कर दिया है? MCP सर्वर बना दिया है। उसने अपने जितने भी टूल्स थे वो सारे एपीआई के टूल सर्वर के अंदर प्रोवाइड कर दिए हैं। हमें क्या करना है, हमें अपना MCP क्लाइंट बनाना है। क्लाइंट क्यों बनाना है? रिक्वेस्ट इनिशिएट करने के लिए। जैसे हम लोग एपीआई पढ़ रहे थे फ्रंट एंड से, यहाँ फिर क्लाइंट से हम लोग हमेशा रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हैं ना एपीआई, चाहे स्वेगर हो, चाहे हमारे फ्रंट एंड की कोई एप्लीकेशन हो, चाहे हमारा पोस्टमैन हो, वहाँ से क्या करते हैं हम लोग रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हैं, ठीक है। तो MCP क्लाइंट हमारा क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि जो है ना हमें कौन कौन से टूल्स को प्रोवाइड कर रहा है। कहने का मतलब ये है, लुकल बात ये कि MCP क्लाइंट और MCP सर्वर आपस में कम्युनिकेट करेंगे। हम अपने एजेंट को एक MCP क्लाइंट बनाकर देंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो मल्टीपल एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करेगा। सिर्फ एक क्लाइंट बनाएंगे हम, मतलब एक हमने एजेंट बना दिया, उसको हम लोग क्लाइंट बना के देंगे। उसके अंदर डिफरेंट सर्वर्स हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। भाई गिटहब को कनेक्ट करते हैं हम लोग, जीमेल को कनेक्ट करते हैं हम लोग, जो है ना स्लैक को कनेक्ट करते हैं, गूगल कैलेंडर को कनेक्ट करते हैं। तो बस ये 3-4 लाइन्स का कोड है जो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। और वो क्या करेगा, अब पहले थोड़ा वापस आ जाते हैं एजेंट के SDK पर, कि जब भी हम लोग अपना एजेंट से कोई क्वेश्चन करते थे बनाने के बाद, वो क्या करता था, हमने एजेंट को कोई क्वेश्चन बना के दिया, प्रॉम्प्ट दिया, वो क्या करता था, वो LLM के पास भेजता था। प्रॉम्प्ट भी साथ में टूल्स भी दिया कि मेरे पास ये 4 टूल्स है और ये इसका प्रॉम्प्ट है, बताओ मैं क्या करूँ। वेदर पूछ रहा है बंदा, तो वो कहता है वेदर का टूल है, आप उसको फेच कर लो। ऐसा ही था ना। अब की बार क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे MCP सर्वर कनेक्ट होगा आपके पास। एजेंट से पहले MCP सर्वर कनेक्ट होगा। जब कनेक्ट हो गया इट मीन गिटहब हमारे साथ कनेक्ट हो गया। अब जब आप कोई प्रॉम्प्ट देते हैं उसको कि भाई मेरे पास कितनी रिपोजिटरीज है, तो वो क्या करेगा, आपका प्रॉम्प्ट और वो जो गिटहब का MCP सर्वर है उसको, उसका जो डेटा है, मतलब उसके जो टूल्स है वो भेज देगा वापस LLM के पास कि बताओ भाई ये टूल्स है और ये जो है ना यूजर का प्रॉम्प्ट है, अब मैं क्या करूँ। बोलेगा भाई गेट रिपोजिटरीज का जो टूल है ना उसको कॉल करो। क्या करो, गेट रिपोजिटरीज का जो टूल है उसको कॉल करो। वो क्या करेगा, MCP सर्वर के थ्रू गेट रिपोजिटरी के टूल को कॉल करेगा और हमें आंसर मिल जाएगा। मीन जहाँ पर हमें एक एप्लीकेशन के अंदर दूसरी एप्लीकेशन का डेटा कनेक्ट करना है तो 50+ APIs हमें बनानी पड़ती है, 50+ टूल्स बनाने पड़ रहे थे। वहाँ पर सिर्फ हम लोग एक MCP
जितनी भी उसके पास चीज़ें हैं, अब इनकी जो है ना कम्युनिकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जब आप फर्स्ट टाइम कोई प्रॉम्प्ट देंगे कि जिससे उसको टूल यूज़ करने पड़े, तो वो उसको अपना पूछता है सर्वर से, एमसीपी क्लाइंट, कि आपके पास कौन कौन से टूल्स हैं। वो कहता है मेरे पास ये टूल्स हैं। तो वो फिर जब टूल्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है, तो वो उसको जो है ना एलएलएम को प्रोवाइड करता है कि भाई अब ये एमसीपी सर्वर के पास ये टूल्स हैं और यूज़र का ये प्रॉम्प्ट है, अब बताओ मैं क्या करूँ। अब वो कहता है भाई आप गेट रिपोजिटरी करो। अगर आपका जो है ना प्रॉम्प्ट कमेंट करना है तो बोलेगा कमेंट करो। अगर आपका काम है कि भाई वहाँ पर एक रिपोजिटरी क्रिएट करो, तो क्रिएट रिपोजिटरी का एक अदर टूल को कॉल करेगा। इट मीन पहले हम लोग एपीआई यूज कर रहे थे, एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, एमसीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। तो हमें टूल्स बनाने की जरूरत नहीं है। हर कोड को फेच करने के लिए, हर फंक्शन को फेच करने के लिए हमें टूल्स बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक अदर एमसीपी क्लाइंट बनाएंगे जो कम्युनिकेट करेगा एमसीपी सर्वर से। वो फिर वो जीमेल का भी हो सकता है, वो गिटहब का भी हो सकता है, और मल्टीपल भी हो सकते हैं। अभी के लिए तो हमारे पास लाइट चली गई है, लेकिन अगर ये होती, ठीक है, तो हम लोग अगर आ जाती है अभी, तो हम लोग गिटहब को सर्वर कनेक्ट करेंगे। एक अदर अपना वही एजेंट जो हमने बनाया था लास्ट टाइम थर्ड क्वार्टर के अंदर, वो बनाएंगे, उसको हम लोग एमसीपी क्लाइंट बना के देंगे शॉर्ट में, बिल्कुल इजी एग्जांपल। फिर हम लोग एमसीपी जो है अपना गिटहब का एमसीपी सर्वर वो कनेक्ट करेंगे अपनी उस एजेंट के साथ। फिर हम लोग उसके प्रॉम्प्ट के थ्रू काम करवाएंगे कि अब हमारे लिए रिपोजिटरी क्रिएट कर दो, अब हमारे लिए गिटहब के अंदर एक रिपोजिटरी बनाओ, उसके अंदर जो है ना मेरे लिए कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बनाओ, एक जो है ना आप लोग मेरे लिए फिलहाल इसकी एप्लीकेशन बना दो। तो हम सिर्फ प्रॉम्प्ट देंगे, वो ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करेगा और गिटहब पर पुश करेगा, वहां पर रिपोजिटरी क्रिएट करेगा। तो वहां से आपको रियल यूज समझ में आएगा किसका, एमसीपी सर्वर का। तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ आ जाते हैं कि भाई आचार्य भाई हैं, आचार्य भाई ने एक अलग एप्लीकेशन बनाई है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, जिसके अंदर इनके पास 1000+ जो है ना वो प्रोडक्ट्स हैं और डेली बेस पर ये न्यू प्रोडक्ट उस पर ऐड करते हैं। अब मेरे पास एक अदर जो है ना वो चैटबॉट है, जो कि मुझे जो है ना डिफरेंट मतलब ग्लोबली जो है ना वो प्रोडक्ट्स अगर मुझे कोई सर्च करनी है, वो मुझे सर्च करके बताता है कि फिलहाल एप्लीकेशन आपको जो है ना ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है। तो आचार्य भाई की एप्लीकेशन मुझे कैसे मिलेगी? तो हम क्या करते थे, अगर इससे पहले करना होता, आचार्य भाई को मैं बोलता आचार्य भाई आपकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं उसकी मुझे एपीआई प्रोवाइड करें, ताकि मैं अपने एजेंट के साथ सेट कर दूं कि जब भी उसको कोई चीज़ हमें प्रोडक्ट चाहिए हो तो वो आपकी एप्लीकेशन से वो प्रोडक्ट सर्च करके लाए, प्रोडक्ट लिस्ट, फिर वो हमें बताए कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस क्या है। पहले यही करता मैं, अगर हमें जो है ना कुछ और मल्टीपल काम करने होते। लेकिन अब ये जो ना प्रोटोकॉल चेंज हो चुका है, अब एमसीपी प्रोटोकॉल आ चुका है। आचार्य भाई क्या करेंगे, अपनी उस एप्लीकेशन का एमसीपी सर्वर बनाएंगे। पहले उनका एक डेवलपर क्या करेगा, जितना भी प्रोडक्ट है उसकी एपीआई बनाएगा, उसको डाल देगा किसके अंदर, एमसीपी सर्वर के अंदर। अब दुनिया की हर एप्लीकेशन जो उसके आचार्य भाई का एमसीपी सर्वर यूज करेगी, वो सारी प्रोडक्ट उसके पास आ रही होंगी। आप कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर एमसीपी सर्वर बनाएंगे। अगर मुझे आपके एप्लीकेशन के अंदर कुछ यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, अपने एमसीपी क्लाइंट बनाऊंगा और आपका एमसीपी सर्वर उसको प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई इस बंदे से इस सर्वर से कम्युनिकेट करना है और यहाँ से आपने डेटा लेना है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, एचटीटीपी प्रोटोकॉल फॉलो करते थे, अब क्या कर रहे हैं, एमसीपी प्रोटोकॉल जो है ना वो यूज कर रहे हैं। तो ये था। अच्छा जी, तो अब जो है वो हम मजीद टेक्निकल डिस्कशन की तरफ चलते हैं। एमसीपी जो है वो बात कैसे करता है, लाइक क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन हो रही होती है। इवन शायद लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि क्लाइंट जो है वो सर्वर भेजता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर जो है वो उसे प्रोसेस करता है, रिस्पॉन्स भेजता है। बट मैंने जो है वो एक छोटी सी चीज ऐड की थी, वो क्या थी याद है आप लोगों को? रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर, जो सर्वर है वो हमें क्या भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है। अच्छा, इसे जो है ना मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जो सर्वर है ना वो सर्वर रिक्वेस्ट भेजता है डेटाबेस को और डायरेक्टली टू द क्लाइंट। आप में से अगर किसी ने वेबहुक्स का इस्तेमाल किया हो, अगर आप में से किसी ने SSE का इस्तेमाल किया हो, सर्वर सेंड इवेंट्स, ये दो स्पेसिफिक जो है वो स्टैंडर्ड चल रहे हैं आजकल सर्वर की कम्युनिकेशन के लिए, कि सर्वर जो है वो क्लाइंट से अगेन कैसे कम्युनिकेशन करेगा। तो SSE, वेबहुक्स, ये तमाम तर जो है वो चीज़ें जर्नली यूज हो रही होती हैं ताकि सर्वर जो है वो कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्लाइंट से गेट कर सके। बट एक चीज़ जो है वो मैं क्लियर कर दूं, वो ये कि कम्युनिकेशन पैटर्न जो है वो वैसा ही रहेगा जैसे आप लोगों ने पहले स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड किया हुआ है। बट उसके अंदर जो है ना वो एक छोटी सी तब्दीली आएगी। वो छोटी सी तब्दीली ये होगी
एडवांस सिनेरियो के अंदर जो कम्युनिकेशन पैटर्न होगा वो मुकम्मल चेंज हो जाएगा। इवन मैं एक एप्लीकेशन बना रहा था अभी कुछ टाइम पहले एक क्लाइंट के लिए, तो आई हैव सेट सम सॉर्ट ऑफ सिनेरियो के जो मेरे जितने भी इवेंट्स हैं ना, लाइक जनरली हमारे पास रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर सम सॉर्ट ऑफ इवेंट्स होते हैं जो ट्रिगर हो रहे होते हैं ना हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो मैं उन इवेंट्स को हैंडल कर रहा था विद द हेल्प ऑफ वेबहुक्स, ठीक है। और वेबहुक्स को मैं टैकल कर रहा था बाय डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग टू द सर्वर। तो फिर कम्युनिकेशन पैटर्न था वो मुकम्मल तब्दील हो गया, लाइक इट वाज नॉट क्लाइंट टू सर्वर, इट वाज समथिंग एल्स, लाइक बियॉन्ड दैट क्लाइंट टू सर्वर आर्किटेक्चर। तो कहने का मकसद ये है कि क्लाइंट टू सर्वर पैटर्न हो ही रहेगा, बट एडवांस सिनेरियो के अंदर लाइक इन एमसीपी, जिसकी अभी मैं आपको प्रॉपर टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इसका पैटर्न कम्युनिकेशन पैटर्न जो है वो कैसे काम कर रहा होता है। तो खैर सिनेरियो वही रहेगा क्लाइंट सर्वर, बट एडवांस सिनेरियोज के अंदर हम जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करेंगे, लाइक विल यूज SSE विच इज सर्वर सेंड इवेंट्स, विल यूज वेबहुक्स, विल यूज सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द थिंग्स, विल यूज WebRTC। ये कम्युनिकेशंस के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है ऑन द कॉल्स, ऑन द मैसेजेस। WebRTC ये भी जो है वो एक स्टैंडर्ड है। तो खैर क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन हो गई, ये तो जर्नल कम्युनिकेशन है जो HTTP के ऊपर हो रही होती है ना, मतलब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर ने जो है वो रिस्पॉन्स भेज दिया, अनटिल जो है वो सर्वर कोई आगे रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा डेटाबेस में। अब हम बात करते हैं MCP। क्लाइंट और सर्वर की बात हमने की कि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई जिसके अंदर मैंने अपना क्लाइंट बना दिया, इन्होंने एप्लीकेशन बनाई, इन्होंने सर्वर बना दिया। आपने एप्लीकेशन बनाई, आपने सर्वर बनाया, इन्होंने सर्वर बनाया। मेरा जो क्लाइंट है वो मल्टीपल एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। कम्युनिकेट कर तो सकता है, लेकिन किस फॉर्मेट में करेगा। पहले तो हम लोग एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, तो हम लोग API बना रहे होते थे, ठीक है, REST API बना रहे होते थे कि भाई आप इस चीज को ऐसे ले सकते हैं। लेकिन अब वो किस फॉर्मेट में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, JSON RPC फॉर्मेट में। किसमें? JSON RPC। JSON का तो सबको पता है, RPC क्या है? JSON स्टैंड फॉर क्या है? और RPC का मतलब है रिमोट प्रोसीजर कॉल, ठीक है, रिमोट प्रोसीजर कॉल। पहले जब हम लोग कोई फंक्शन या कोई टूल अपने पास बनाते थे तो वो लोकली हमारे सिस्टम पर मौजूद होता था, तो हम उसको कहते थे फंक्शन कॉल। क्या कहते थे? फंक्शन कॉल। लेकिन हमारे सिस्टम से हटके कोई एक एक्सटर्नल कंप्यूटर है, कोई एक्सटर्नल सर्वर है, वहां से जब हमने किसी फंक्शन को कॉल करना है ना, तो वो क्या होगा, वो रिमोट प्रोसीजर कॉल होगा, रिमोट फंक्शन कॉल होगा। वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता फंक्शन। वो फंक्शन कहाँ पर है? वो किसी और एप्लीकेशन में, किसी और कंप्यूटर पर है। हम उसको कहाँ कॉल कर रहे हैं? अपने सिस्टम पे। तो वो कौन सी कॉल होगी? रिमोट प्रोसीजर कॉल। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि जो हमारा एजेंट है ना, अब तो जाहिर है हम लोग प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो वो टूल कॉल करवाता है। क्लाइंट को हमारा एजेंट नहीं बता रहा होता कि आप JSON के अंदर करो, वो उसको वैसे ही HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही बात करता है, कोई API के थ्रू ही उससे कम्युनिकेट करता है कि आप इस तरह से ये फंक्शन कॉल करो। लेकिन जो क्लाइंट है वो उसको कन्वर्ट करता है JSON RPC के फॉर्मेट में। समझ रहे हैं? किसके फॉर्मेट में? JSON RPC। अब इसके अंदर JSON को क्यों ऐड कर दिया गया? रिमोट फंक्शन कॉल तो थी। अब मसला यहाँ पर ये था कि मैं जो क्लाइंट बना रहा हूँ वो मैं पाइथन पे बना रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको जावास्क्रिप्ट पे बनाता, अगर मैं इसको C# पे बनाता, अगर मैं किसी और लैंग्वेज में इस क्लाइंट को बनाता और जो ये सर्वर बना हुआ है अशारिफ भाई का वो पाइथन पे होता, तो ये आपस में किस तरह से फॉर्मेटली जो है ना कम्युनिकेट करते हैं। तो एक कॉमन फॉर्मेट है जो है JSON, जो कि कम्युनिकेट एक दूसरे से कोई भी लैंग्वेज हो वो फॉलो करती है JSON, चाहे आपकी जो है ना पाइथन हो, चाहे आपकी जावास्क्रिप्ट हो, चाहे कोई और लैंग्वेज, वो JSON को सपोर्ट करती है। वो एक कॉमन है, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, JSON ऐड कर दिया उस रिमोट प्रोसीजर कॉल में। तो हमारा जो क्लाइंट है वो और जो हमारा सर्वर है वो क्या करते हैं, आपस में JSON RPC के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब सबसे पहले MCP क्लाइंट हमारा मैसेज भेजता है या रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, हमेशा ये होता है कि MCP क्लाइंट जो है ना वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। अब वो रिक्वेस्ट भेजता है, फर्स्ट रिक्वेस्ट हमेशा यही होती है कि आपके पास कौन कौन से टूल्स हैं, आप हमें क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सर्वर कहता है मैं आपको ये टूल्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो सारी लिस्टिंग JSON RPC के थ्रू ही उसको दे देता है, फिर वो LLM के पास जाती है। अच्छा, अब जो हमारा सर्वर है ना वो तीन चीजें ही एक्सपोज कर सकता है,
तीन चीजें कि वो एक्सपोज कर सकता है, एक टूल, एक रिसोर्सेज और एक प्रॉम्प्ट। टूल्स क्या है, जो भी हमने बात की, अगर हमें एपीआई फेच करनी है उसने ऑलरेडी उसका टूल बना रखा है, ठीक है। अगर हमें रिपोजिटरी गेट करनी है तो उसने टूल बना रखा है, कमेंट करनी है तो उसने टूल बना रखा है, ठीक है। ब्रांच बनानी है तो उसने टूल बना रखा है। पहले सर्वर के अंदर ऑलरेडी गिटहब ने अपने टूल्स बना रखे हैं। अगर वो चेंज करता है तो फिर सर्वर पे चेंज होगा, हमें कुछ अपने कोड के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपने टूल्स बना रखे हैं, वैसे ही उन्होंने रिसोर्सेज बना रखे हैं। रीड ओनली फाइल, जैसे सर अशारिफ ने बताई, वो फाइल्स हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, हमारे डेटाबेस का डेटा हो सकता है हमारे पास। वो क्या है, वो रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज भी एक्सपोज कर सकते हैं। तीसरी चीज है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का कौन पता है? सर भाई आप बताएंगे। प्रॉम्प्ट्स थोड़ी देर पहले तो अभी बताया कि भाई हमारे पास प्री बिल्ट टेम्पलेट है, ठीक है। प्री बिल्ट का मतलब क्या होता है, पहले से बनाया हुआ, ठीक है। टेम्पलेट का क्या मतलब होता है कि एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के अंदर हमने प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, ठीक है। वो उस प्रॉम्प्ट को हमने जो है वो स्पेसिफिकली एमसीपी वाले फॉर्मेट के अंदर बनाया बाय जस्ट सिंपली यूजिंग द एमसीपी डेकोरेटर with dot notation and then simply using the method, और उस मेथड का नाम है प्रॉम्प्ट। हमने जो है वो सिंपल एज दैट क्या किया, उस प्रॉम्प्ट को बनाया और हमारा जो है वो एमसीपी सर्वर तैयार हो गया विद जस्ट 3 थिंग्स। नंबर 1 इज टूल्स, नंबर 2 इज रिसोर्सेज, नंबर 3 इज प्रॉम्प्ट। अब जो है वो कम्युनिकेशन पैटर्न, हम बात कर रहे थे फ्लो की। नईम भाई ने जो है वो अभी बात की फ्लो की, कि कैसे जो है वो ये कम्युनिकेशन ओवरऑल हो रही होती है। लाइक जैसे अभी सर ने कहा कि भाई गिटहब के 50 टूल्स हैं, ठीक है, और मैं किसी एक स्पेसिफिक टूल से कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। मैं डेटा जो है वो फॉर एग्जाम्पल ही समझे कि मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, उन फाइल के अंदर जो है वो जावास्क्रिप्ट का या पाइथन का कोड है, और वो कोड जो है वो मैं गिटहब के ऊपर भेजना चाहता हूँ। तो मैंने जो है वो इनके एमसीपी का इस्तेमाल किया, गिटहब के एमसीपी टूल का इस्तेमाल किया, और डेटा को जो है वो सिंपल एज दैट सेंड कर दिया। रिक्वेस्ट पैटर्न जो है वो जहाँ से शुरू हो रही है वो बता रहा हूँ, वो सब जो है वो कीजिएगा। नंबर 1 इज सबसे पहले जो है ना वो आपका क्लाइंट इनिशिएट होगा। आपका जो भी क्लाइंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन हो रही है किसके ऊपर, कम्युनिकेशन हो रही है आईडीई के ऊपर, लाइक फॉर एग्जांपल कर्सर के ऊपर हो रही है, या फिर जो है वो क्लाउड कोड के ऊपर हो रही है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर हो रही है। तो आप सबको पता है कि ये जितने भी हमारे पास टूल्स हैं ये क्या है, एमसीपी के होस्ट हैं। ये क्या है, एमसीपी के होस्ट, और एमसीपी के होस्ट के अंदर ही हमारे पास एमसीपी का क्लाइंट क्रिएट होता है, ठीक है। तो दे हैव द प्री बिल्ट क्लाइंट, या जैसे सर नईम ने अभी एक एग्जांपल दी कि हमने ओपनएआई एजेंट्स एसडीके का इस्तेमाल करते हुए एक सिंपल एजेंट बनाया, ठीक है। उस एजेंट के अंदर जो है वो हमने एमसीपी के सिंपल टूल्स बनाए, ठीक है। हमने उसी के अंदर जो है वो एक क्लाइंट को इनिशियलाइज किया, ठीक है। अब जब हमने क्लाइंट बना लिया तो जो पहला काम होगा वो होगा इनिशियलाइजेशन का, ठीक है। इनिशियलाइजेशन वाले फेज के अंदर हम किस स्पेसिफिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं टू डू द कम्युनिकेशन, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जेसन आरपीसी। अच्छा, अब सवाल है आप लोगों से कि ये जो दो वर्ड्स हैं दोनों का मतलब क्या है, लाइक जेसन एंड आरपीसी, ये दोनों मिलाकर यहाँ पर क्यों लिखे गए, और इसे स्पेसिफिकली जेसन आरपीसी को ही क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है टू डू द कम्युनिकेशन। भाई देखें ना, हमारे पास तो जो सिंपल मेथड्स होते हैं, लाइक वी हैव गेट, वी हैव पोस्ट, वी हैव पुट एंड वी हैव डिलीट, वो भी हमारा यही सारा का सारा जो है वो काम कर रहे होते हैं। बट ये सारा का सारा काम स्पेसिफिकली हम इस स्टैंडर्ड के अंदर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जेसन जो है वो क्या है, जेसन जो है वो बेसिकली इंटरनेट की लैंग्वेज है, ठीक है, इंटरनेट की कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। आप किसी भी वेबसाइट को उठा लें, आप किसी भी एपीआई को उठा लें, एट द एंड उसने डेटा जो है वो रिटर्न किस फॉर्मेट के अंदर करना है, जेसन के अंदर, ठीक है। तो ये हम कम्युनिकेशन की जो बेस्ट प्रैक्टिस है इंटरनेट के ऊपर उसको फॉलो अप करते हुए हमने जेसन ले लिया। अब बात करते हैं आरपीसी की, रिमोट प्रोसीजर कॉल। आरपीसी नाम ही काम का मतलब डिफाइन कर रहा है, 3 वर्ड्स हैं आरपीसी। आर स्टैंड फॉर रिमोट। जनरली आप जो है वो आपने सुना होगा कि भाई एक रिमोट जॉब आई हुई है यूएस के अंदर, एक रिमोट जॉब आई हुई है कनाडा के अंदर, एक रिमोट जॉब जो है वो आई हुई है सऊदी अरब के अंदर, ठीक है। रिमोट का मतलब क्या होता है, मतलब कि आप अपने घर से काम करोगे और वो कंपनी एग्जिस्ट करती है किसी और मुल्क के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी ना वही वाला सिनेरियो बन रहा है कि आपका जो कोड बेस है वो एक स्पेसिफिक जगह पर मौजूद है, आपका जो कोड बेस है वो स्पेसिफिक जगह पर मौजूद है, और आप उसे दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए आरपीसी के अंदर ये जो फर्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है
रिमोट इसका जो है वो ये मतलब है। उसके बाद जो है वो प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक वे, एक स्पेसिफिक जो है वो तरीकेकार, एक स्पेसिफिक तरीकेकार को फॉलो अप करते हुए कॉल, मतलब कि जितने भी हमारे पास फंक्शंस मौजूद हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास फंक्शंस मौजूद हैं, फिर चाहे वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो, चाहे वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दुनिया के किसी भी सर्वर के ऊपर पड़े हुए हों, हम जो है वो सिंपल एज दैट जेसन फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। यानी जेसन फॉर्मेट के अंदर हम जो है वो बेसिकली आरपीसी वाले स्टैंडर्ड को यूज करेंगे और स्पेसिफिक फंक्शंस को कॉल कर रहे होंगे। तो इनिशियलाइजेशन वाले फेज के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक जेसन बनती है, ठीक है, उस जेसन के अंदर जो है वो कुछ मेथड्स डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। अभी स्क्रीन नहीं है, मतलब लाइट नहीं है, अगर होती तो फिर आप सबको जो है वो दिखाते हैं कि वो मेथड जो है वो कैसे नजर आते हैं और वो मेथड जो है वो जेसन वाले फॉर्मेट में कैसे लिखे जाते हैं और उनसे कम्युनिकेशन कैसे होती है। खैर ऊपर से ऑन द हाई लेवल ये सबसे पहले जो है वो क्लाइंट इनिशियलाइज करेगा रिक्वेस्ट को, ठीक है, वो रिक्वेस्ट जाएगी स्पेसिफिक होस्ट का इस्तेमाल करते हुए। रिक्वेस्ट जो है वो हमेशा किसका इस्तेमाल करते हुए जारी होगी, होस्ट का इस्तेमाल करते हुए। देखें ना, क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, बट ये कम्युनिकेशन जो है वो किस चीज के ऊपर कर रहे हैं, ये होस्ट के ऊपर कर रहे हैं ना, होस्ट ही इनकी कम्युनिकेशन को बरकरार रख रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो आरपीसी इनिशियलाइज होगी, जेसन आरपीसी, ठीक है, मेथड जितने भी होंगे वो कॉल होंगे। सर्वर जो है वो क्या करेगा, वो अपना जो है वो वन टाइम कनेक्शन क्रिएट करेगा उस एक स्पेसिफिक क्लाइंट के साथ, ठीक है। क्लाइंट के साथ जो है वो कम्युनिकेशन, ये जो कनेक्शन है ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो क्लाइंट कहेगा कि भाई मुझे जो है ना वो गिटहब की इस स्पेसिफिक रिपोजिटरी की फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट, जो फर्स्ट पीआर इस रिपोजिटरी के अंदर जिसने भी क्रिएट की थी वो दे दो। तो ये क्या करेगा क्लाइंट, ये क्लाइंट स्पेसिफिक टूल का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। वो टूल जो है वो, ये टूल किसकी मदद से कॉल किया जाएगा, आरपीसी की मदद से कॉल किया जाएगा, ठीक है। ये टूल आरपीसी की मदद से सर्वर के पास जाएगा। ये सर्वर जो है वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, देखेगा कि भाई क्या हमारे पास ये गिटहब रिपोजिटरी एग्जिस्ट करती है, क्या इस गिटहब रिपोजिटरी के अंदर फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट किसी ने क्रिएट की है, क्या उस पुल रिक्वेस्ट के अंदर जो है वो जर्नल डिटेल्स मौजूद है, एनीथिंग लाइक दैट। जब उसके पास ये सारी की सारी चीजें जो है वो आ जाएगी तो वो सिंपल एज दैट रिस्पॉन्स बैक करेगा क्लाइंट को। क्लाइंट जो है वो रिस्पॉन्स होस्ट के ऊपर शो अप करवा देगा और होस्ट जो है वो एक्सेसिबल होता है हर एक स्पेसिफिक यूजर के पास, हर एक स्पेसिफिक यूजर के पास। तो अब जो है वो एक और चीज, ये जो आरपीसी है ये क्या ये अभी की क्रिएट हुई है या फिर आरपीसी जो है वो काफी अरसे से चलती हुई आ रही है? जी, तो जो कह रहे हैं कि भाई काफी अरसे से चलती हुई आ रही है वो जरा एड्रेस कर लें, और जो कह रहे हैं कि भाई अभी क्रिएट हुई है इसके लिए स्पेसिफिकली अभी क्रिएट हुई होगी। अच्छा जी, तो हमारे पास दो ओपिनियंस आ गए, बाकी तीसरा जो है वो हैंड रेस नहीं किया। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ने गर्मी लग रही है भाई। देखिए अब तो अभी रोजे चल रहे हैं, नहीं तो मैं आपको सलाह भी कुछ नहीं दे सकता कि भाई आपको जो है वो कुछ अच्छा जो है वो, खैर रोजा है तो हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सवाल है वैसे किसी का कोई सेंटर में यहाँ पे? खैर मैं बता ही रहा था कि आरपीसी का जो स्टैंडर्ड है ना वो काफी अरसे से फॉलो अप कर रहे हैं ना, यानी वेब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल स्पेसिफिकली यूटिलाइज हो रही होगी। मैंने फर्स्ट टाइम आरपीसी का इस्तेमाल 2022 में किया था, 2021 में किया था, जब मैंने अपनी पहली ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन लिखी थी। मैंने जब अपनी पहली कौन सी एप्लीकेशन लिखी थी, ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन लिखी थी, तब मैंने जो है आरपीसी का इस्तेमाल किया था। आपको पता है जैसे एमसीपी के ऊपर कम्युनिकेशन आरपीसी वाले फॉर्मेट के अंदर हो रही होती है, पूरी ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी ये जो हम वर्ड सुनते हैं बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज, और हम ये सुनते हैं भाई डिसेंट्रलाइजेशन, ये वर्ड जो है वो यकीनन आप में से किसी ने सुने होंगे, वकार ज़का। तो आपने जो है वो उनके मुंह से यकीनन ब्लॉकचेन और ये क्रिप्टो, ये इन सारी चीज़ों के बारे में सुना होगा। तो ब्लॉकचेन के ऊपर जो कम्युनिकेशन होती है ना वो होती है आरपीसी के अंदर। फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक, मैं देखा और मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैंने तो HTTP को ही एक्सप्लोर किया हुआ था और वो भी जर्नली सिर्फ ये पता था कि भाई हम थ्रेड ऑपरेशन स्पेसिफिकली HTTP के ऊपर कर सकते हैं। बट जब मैंने जो है वो देखा आरपीसी को, आई वाज डैम शॉक्ड कि भाई आपके पास जो है ना वो समझे अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फंक्शंस हैं और आप उन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हैं इन अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ब्लॉकचेन के ऊपर फिर मुझे सब बेहतर अंदाज से जो है वो
आरपीसी की मीनिंग समझ आई थी। और फिर आज जब मैंने देखा लाइक जब एमसीपी इंट्रोड्यूस हुआ इन 2024 इन द नवंबर ऑफ 2024, तो आई नोटिस द सेम थिंग, क्या आरपीसी का इस्तेमाल एमसीपी के अंदर भी हो रहा है। और उसके पीछे वजूहत क्या है कि भाई हम किसी भी फंक्शन को दुनिया की किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं, आरपीसी का यही मतलब है ना। खैर, तो ये थी वो जर्नल चीजें जो कि आप सबको पता होना जरूरी थी। अभी किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। एमसीपी से पहले मतलब किस चीज के जरिए मतलब एमसीपी से पहले जो है वो हम जर्नली रैक का इस्तेमाल कर रहे थे, और रैक का भी इस्तेमाल जो है वो टूटे फूटे हुए तरीके से किया जा रहा था, मतलब वो कोई स्टैंडर्ड नहीं था। आई वांट टू एक्सेस द डेटा, ठीक है, इनसाइड एन एप्लीकेशन, तो मैं जो है वो क्या करता था, रैक का इस्तेमाल करता था। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि भाई लैंगचेन ने स्पेसिफिकली हमें कंपोनेंट प्रोवाइड किए और फिर हमने जो है वो रैक के चैटबॉट बनाना शुरू कर दिए, थिंग्स लाइक दैट। तो पाइथन का बताया था एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। तो खैर इससे पहले हम जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे रैक का, और भी काफ़ी सारी टेक्निक्स जो है वो यूटिलाइज डेवलपर्स कर रहे थे, बट वो कोई स्टैंडर्ड नहीं था एंड इट वाज डैम हेक्टिक टू बिल्ड अ सिंपल एजेंटिक एप्लीकेशन, अ वेरी सिंपल एजेंटिक एप्लीकेशन जिसके अंदर जो है वो, अच्छा एजेंट क्या है, एजेंट की मीनिंग क्या है, मुझे जो है वो 3 वर्ड्स के अंदर एजेंट की मीनिंग कौन बताएगा? तो इन्हें 3 वर्ड्स के अंदर बताएं। LLM with tools, LLM with tools। एक एजेंट क्या है? कोई बंदा आपसे पूछे ना कि भाई हाँ हम एजेंटिक AI पढ़ रहे हैं, हमने जो है वो AI एजेंट्स बनाए हैं और अब जो है वो एजेंट चल फिर रहे होंगे आगे पीछे आपको नजर आएंगे। तो खैर ऐसा नहीं है, एजेंट जो है वो क्या है, सिंपल LLM को हमने टूल्स प्रोवाइड कर दिए, LLM विद स्पेसिफिक टूल्स, ठीक है। अब ये जो हमने टूल प्रोवाइड किए थे, ये टूल हमने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए ताकि वो एजेंट जो है वो एक्शंस बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर सके अक्रॉस द इंटरनेट। किसी का कोई सवाल है? लाइट कब आएगी? जी जी पूछें। अच्छा, बहन का जो है वो एक सवाल है, वो ये कि शी इज आस्किंग कि ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो हमने ना पढ़ा हो बट हमारे लिए पढ़ना इंतहाई ज़रूरी हो क्योंकि उसके ऊपर ही तमाम तर चीज़ें बनकर चल रही हों। तो देखें, ये सवाल था ना आपका, अच्छा ऑब्सोलीट हो गया और उसके ऊपर जो है वो कोई स्पेसिफिक टॉपिक आ गया हो, ठीक है। चीज़ें जो है ना वो ऑब्सोलीट नहीं होती यूजुअली, आमतौर पर तो ऐसे ही होता है कि लाइक जैसे वो एग्जाम्पल दी जाती है ना कि भाई गाड़ी का टायर बन गया है, अब जो है वो आप गाड़ी के पार्ट्स बनाओ, ठीक है। तो बस यहाँ पर भी जो है ना वही लॉजिक अप्लाई होगा कि वील हैव टेक्नोलॉजी, ठीक है, वील हैव द बैकअप, ठीक है, और फिर हम उसके ऊपर चीज़ें बता रहे होंगे। इसकी आपको मैं बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देता हूँ, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है, लाइक आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि आप लोग इस टाइम के इस टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा एंड यू विल बी लाइक डैम शॉक के सर ये चीज़ जो है वो हो सकती है, हमें अंदाज़ा नहीं था। अभी आपने जो सवाल पूछा ना, इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं, बुनियाद होती है ना किसी चीज़ की बुनियाद, ठीक है, तो बुनियाद के ऊपर ही जो घर है ना, घर, तो घर के पहले जो है वो पहले जो घर की बुनियाद है वो स्ट्रॉन्ग करी जाएगी, फिर उसके ऊपर आप कितने भी मरले बना लो, ठीक है। वही लॉजिक जो है ना वो हर जगह पर अप्लाई होता है, ठीक है। अब टेक की बुनियाद जो है वो किसने रखी थी, ठीक है, टेक की बुनियाद किसने रखी थी, ठीक है, किसने? इंटरनेट ने रखी थी, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। टेक की जो है वो बुनियाद इंटरनेट ने रखी थी। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है यार, बल्कि ये सवाल है आज आप लोगों से, व्हाट इज इंटरनेट? पूरी दुनिया, हमजा कह रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का एक तरीकेकार है, प्रोटोकॉल्स हैं, रिजवान भाई कह रहे हैं, और क्या कौन भाई है जी बताएं। इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है,
ठीक है। अब इंटरनेट है क्या? लिटरली इंटरनेट इज जस्ट लाइक बबल, इंटरनेट इज जस्ट लाइक एयर बबल। और जी क्या कह रही है? वैन, ये तो टेक्निकल टर्म हो गया ना, सादा लफ्जों में से हम क्या कहेंगे? वैन, ये वो वाली वैन की बात नहीं हो रही, ये वैन जो है वो नेटवर्क की दुनिया के अंदर इस्तेमाल होती है, इसकी बात हो रही है। खैर, इंटरनेट जो है वो क्या है? इंटरनेट की ना हजारों डेफिनेशन हो सकती है, बट इंटरनेट की आप जस्ट ये जरा सोचें, ये जिसने भी ये बुनियाद रखी होगी, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक मैश नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? एक अदद मैश नेटवर्क है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैश? मैश का मतलब क्या होता है? मैश का मतलब जो है वो हर तरफ थोड़ा सा घुमा हुआ, क्या कह रहे हैं? चाल, स्टार नहीं, स्टार तो नहीं। मैश का मतलब होता है हर तरफ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या है? ये बेसिकली हमारे पास एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है जो स्पेसिफिक कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और डेटा जो रोटेट हो रहा होता है ना, वो पैकेट्स के फॉर्मेट में हो रहा होता है। डेटा जो है वो किस फॉर्मेट में रोटेट हो रहा होता है? पैकेट्स के फॉर्मेट में। पैकेट जो है वो नेटवर्क क्रिएट कर रहा होता है, वो यहाँ पर भी एक्सेसिबल है। लाइक वी हैव दिस मोबाइल फोन, ठीक है। और इस मोबाइल फोन के अंदर वो टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। बट वी डोंट सी कि भाई ये डेटा जो है ना वो कैसे यहाँ से वहां तक जा रहा है। लाइक जस्ट थॉट, जरा सा सोचें, किसी दिन जो है वो अपने आप से सवाल करें कि मैंने एक मैसेज भेजा अपने किसी दोस्त को जो किसी दूसरे शहर में रहता है, वो मैसेज जो है वो कैसे पहुंच गया। आप लोग जो है ना वो इसे लेयर वाइज तोड़िएगा, ठीक है। पहले देखिएगा कि किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, उस एप्लीकेशन ने क्या किया होगा, फिर एक टाइम यू विल रियलाइज कि भाई हाँ, आपको ना वाई के आंसर मिलते जाएंगे। आप जब थर्ड वाई पे पहुंचेंगे ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल स्टफ कि कैसे जो है ना वो यहाँ से किया हुआ मैसेज किसी और तक पहुंच गया हो। खैर, बता मैं ये रहा था जी, वेव जनरेट होती है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे जो है वो शायद खड़ा होना पड़ेगा कि चलते फिरते जो है ना वो अच्छी कम्युनिकेशन हो जाए। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे हिस्ट्री की, फंडामेंटल्स की, बुनियाद की। तो सबसे पहली चीज जो है ना वो इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट बेल लेबोरेटरीज ने बनाया, या फिर ALTL, ऐसी ही कुछ लेबोरेटरीज का नाम था। आई डोंट हैव द करेक्ट नेम ऑफ दैट लैब, जिसने जो है वो इंटरनेट की बुनियाद रखी थी, ठीक है। तो इंटरनेट की बुनियाद रख दी। अब जो है वो जाहिर सी बात है, हमारे पास पहले तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, मशीन्स क्रिएट हुई। मशीन्स क्रिएट कैसे हुई? मशीन्स जो है वो हमारे पास इस लैपटॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? रैम्स हैं, रोम्स हैं, वी हैव स्टोरेज डिवाइसेस, वी हैव नेटवर्क कार्ड, वी हैव द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इनसाइड द सिस्टम, ठीक है। फिर किसी ने जो है वो बनाई यूनिक्स। किसी ने क्या बनाई? यूनिक्स। अब यूनिक्स क्या है? यूनिक्स क्या है? ये जो आपके पास लैपटॉप है ना, इस लैपटॉप के अंदर जो हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने का एक तरीकेकार है, ठीक है। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक कर्नल है। ये जो वर्ड बता रहा हूँ ना, इन वर्ड्स को नोट कर लें, सर्च ओवर कर लें, यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स फ्रॉम जस्ट दीज सिंपल वर्ड्स। कर्नल, कर्नल क्या है ये? कर्नल। व्हाट इज कर्नल? कर्नल मीन्स दैट के योर हार्डवेयर will talk to your software और your software will talk to your hardware, ठीक है, वाइस वर्सा, ठीक है। तो अब ये कम्युनिकेशन पैटर्न कैसे हो रही होती है? अब जाहिर से बात है ना, अगर मैं आपको कहूँ कि भाई ये 5-6 जो है वो चीजें, ये रैम है, ये रोम है, ये नेटवर्क कार्ड है, ये पोर्ट है, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, इनसे कम्युनिकेशन करनी है, कैसे करेंगे? स्क्रीन होना जरूरी है ना, स्क्रीन होना जरूरी है ना, एक इंटरफेस, यूजर इंटरफेस होना जरूरी है ना। तो सबसे पहले जो है ना वो किसी ने बनाया कर्नल, ठीक है। कर्नल था टर्मिनल बेस, कर्नल था टर्मिनल बेस। यार आप लोग जो है ना वो लिटरली मजाक समझ रहे हैं। ये कर्नल जो है ना वो टर्मिनल बेस था। तो सीन क्या था कि हम
अपने हार्डवेयर से कम्युनिकेशन करते थे विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन, विद द हेल्प ऑफ यूजर इंटरफेस। और वो इंटरफेस क्या था? वो इंटरफेस था टर्मिनल, ठीक है। तो किसी ने कहा कि भाई इस हार्डवेयर से ना हम बातचीत करेंगे एक कर्नल का इस्तेमाल करते हुए, एक सेट ऑफ टूल का इस्तेमाल करते हुए जो इस लोकल या फिर इस जो है वो लो लेवल हार्डवेयर से बातचीत कर रहा होगा, ठीक है। तो कर्नल आ गया। पहले कर्नल का नाम क्या था? यूनिक्स। पहले कर्नल का नाम क्या था? यूनिक्स। ये शायद 1980 और 1990 के दरमियान में बनाया गया था। अच्छा, अब यूनिक्स का मसला ये था कि यूनिक्स के ऊपर जो है ना वो सेट ऑफ टूल्स मौजूद नहीं थे प्रॉपर। मतलब हम कम्युनिकेशन तो कर सकते थे, मतलब मैं फॉर एग्जांपल हाय या हेलो, ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट, जाहिर सी बात है इस टेक्स्ट की भी तो कोई स्टोरेज होगी ना, मिली बाइट्स के अंदर कुछ ना कुछ, केबीज के अंदर ये टेक्स्ट का डेटा होगा, तो वो मैं डायरेक्ट स्टोर तो कर लूंगा, बट जस्ट गेस के मैं उस डेटा को स्टोर तो कर सकता हूँ बट एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये वाले हालात थे। फिर क्या हुआ? फिर एक बड़ा जबरदस्त स्टूडेंट था आप जैसा, आप लोगों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काबिल तारीफ हैं। तो अच्छा जी, अच्छा, एक ना बड़ा ज़बरदस्त काबिल तारीफ स्टूडेंट था, ठीक है, आप लोगों जैसा, और उसका नाम था लिनस टॉरवल्ड्स। उसका नाम क्या था? लिनस टॉरवल्ड्स। अब लिनस टॉरवल्ड हेलसिंकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, फिनलैंड में है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हेलसिंकी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर 1990s के अंदर ना, यार मैं उस साइंटिस्ट का नाम भूल गया जिसने यूनिक्स को बनाया था। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ तक याद आ रहा था, बताने ही वाला था कि लाइट आ गई। खैर हम देख लेंगे। तो यूनिक्स जिसने भी बनाया था, जो भी उनका नेम था, उन्होंने जो है ना वो एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के अंदर। उन्होंने ना अपना ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ये पेश किया। इवन जो यूनिक्स की फाउंडेशन थी उसका भी एक अच्छा नाम था, फ्री ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, ऐसा ही कुछ नाम था उसका, उस फाउंडेशन का, फ्री प्रोजेक्ट से ऐसा कुछ था। फ्री तो था खैर उसमें, बट उनका मकसद ये था कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए जो हर बंदा इस्तेमाल कर सके। तो वो कोई प्रोग्राम, उन्होंने कोई जो है वो स्पीच दी होगी, ठीक है, 1990s के अंदर इन द हेलसिंकी यूनिवर्सिटी, ठीक है, और उन्होंने अपना ये प्रोजेक्ट बताया कि भाई ये मेरा यूनिक्स सिस्टम है, इसका इस्तेमाल करते हुए जो है ना वो हम हार्डवेयर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ एक स्टूडेंट जिसका नाम था लिनस टॉरवल्ड, इंतहाई मतलब इंटेलिजेंट, उसने जो है ना उस आइडिया को लिया, ठीक है, आइडिया को लिया और इसके क्रिएटर से प्रॉपर डिस्कशन की, अंडरस्टैंडिंग की कि ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। उसने जो है ना वो यूनिक्स के ऊपर ही एक लेयर बनाई जिसका नाम जो है वो इसने बाद में रख दिया लिनक्स। मतलब शुरू में तो जो इसका नाम था वो फ्रीएक्स, पता नहीं क्रीएक्स, ऐसा कुछ नाम था लिनक्स का ना, बट बाद में जो है वो कुछ यूँ हुआ कि उसने अपने ही नाम का इस्तेमाल करते हुए अपने इस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। अच्छा, सीन क्या था? सीन जो इम्पोर्टेंट था ना यहाँ पर वो ये था कि ये था उसका हॉबी प्रोजेक्ट। यानी ऐसे ही ना क्लास में बैठे बैठे किसी को आइडिया आ गया और आपने बोला कि यार घर जाकर आज ये काम, ये वाला प्रोजेक्ट तो बनाऊंगा, मैं ये वाला प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो ऐसे ही जो है ना वो लिनस टॉरवल्ड के जहन में आइडिया आया कि एक प्रॉपर ओपन सोर्स कर्नल होना चाहिए, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करते हुए क्या किया जा सके, जिसका इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर कम्युनिकेशन की जा सके हार्डवेयर से, और हार्डवेयर के अंदर डेटा को स्टोर किया जा सके, रिट्राइव किया जा सके, एंड एवरीथिंग अबाउट डेटा। हर एक चीज डेटा से रिलेटेड ही है ना, डॉक्यूमेंट्स हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ अदर स्टफ्स एज वेल। तो इन्होंने अपना प्रोजेक्ट बना लिया और उसके बाद जो है वो हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के अंदर ही अपने प्रोफेसर्स को दिखाया, अपने टीचर्स को दिखाया, एंड इट जस्ट गॉट एक्सप्लोडेड। लाइक इतना जो है वो फेमस हो गया वो प्रोजेक्ट कि एवरीवन इन द यूनिवर्सिटी वांट टू यूज दिस टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। अच्छा जी,
तो बैकबोन जो है ना वो क्रिएट हो गई इंटरनेट की बैकबोन क्रिएट हो गई, ठीक है, लिनक्स का इस्तेमाल करते हुए। एंड आज जो है वो हम देख रहे हैं, आप सबके पास मोबाइल फोन है ना, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन है तो ये एंड्रॉयड मोबाइल फोन जो है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, किस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, लिनक्स का। लिनक्स जो है ना वो ओपन सोर्स है। तो लिनक्स की खासियत ये है कि कोई भी बंदा लिनक्स टॉरवर्ल्ड की गिटहब रिपोजिटरी पर जाए, प्रोजेक्ट को क्लोन मारे और अपने हिसाब किताब से जो है ना वो चीजों को मैनेज कर ले। तो एंड्रॉयड ने क्या किया, अच्छा एंड्रॉयड किसकी प्रोडक्ट है ये, एंड्रॉयड को किसने बनाया, गूगल ने। तो गूगल ने क्या किया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया, उसके अंदर जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ चीज़ों को मॉडिफाई किया होगा, एट द एंड वो हमारे पास इतना कॉम्पेटेबल हो गया कि हम इस मोबाइल फोन के अंदर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंपल एज दैट यूज कर लेते हैं। तो 3 बिलियन एक्टिव डिवाइसेस, एक्टिव मोबाइल डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड और आर यूज्ड जस्ट विद द हेल्प ऑफ लिनक्स टॉरवर्ल्ड्स वर्क विच इज लिनक्स। अच्छा जी, तो अब ये तो हम बात कर रहे थे सिर्फ मोबाइल फोन की, आपके कंप्यूटर्स ले लें, आपके सर्वर ले लें। अच्छा आप लोगों ने ना अभी शायद अंडरस्टैंड नहीं किया सर्वर की पावर को ना। अभी तक हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि भाई कोई कंप्यूटर है किसी जगह पर पड़ा हुआ है और उसके अंदर डेटा को स्टोर हो रहा है, एनीथिंग लाइक दैट। एंड मुझे भी अंदाजा नहीं था कि सर्वर जो है वो क्या से क्या कर सकते हैं। अभी खैर मैं बताऊंगा नहीं, यहीं पर कराची में एक फैक्ट्री है, एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है, एक टेक्सटाइल पूरी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। दे इनवाइटेड अस, तो मैं और अली भाई को शायद आप जानते होंगे, मेरे को फाउंडर हैं, हमने अभी रिसेंटली जो है वो अपनी कंपनी स्टार्ट की है सेफॉक के नाम से ना। तो खैर उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने हमें इनवाइट किया, मैं और अली हम दोनों गए और हमने जाकर जो है वो उनका सेटअप देखा। इतनी बड़ी टेक्सटाइल, मतलब मैंने टेक्सटाइल का पूरा प्रोसीजर देखा, लाइक लिटरली कि कॉटन जो है ना वो कहाँ से, कॉटन से लेकर पूरा कपड़ा बनने तक कितना बड़ा जो है वो काम होता है। और ये जो टेक्सटाइल का काम है ये दुनिया में, मतलब पाकिस्तान से जो दुनिया के ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, आइकिया हो गया, ठीक है, और इसके साथ साथ ये जितने भी दुनिया के बड़े ब्रांड्स हैं ये चीप लेबर में काम करवाते हैं, चीप लेबर से यहाँ पे काम करवाते हैं, सस्ते में यहाँ पे काम करवाते हैं, क्वालिटी एक नंबर रखवाते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो हम जो मैनेजर था हमारे साथ उसने हमें बताया, खैर मैं ये बात थोड़ी सी दूर हो गई है, दूर होती जा रही है, बट मैं आपको जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ। उस मैनेजर ने बात बताई, एक बेडशीट दिखाई उसने ना, उसने बोला यार ये देखें ये एक बेडशीट है, बोला गैस करें कि ये कितने की बनी होगी। तो वो बेडशीट कोई लोकल बेडशीट नहीं थी, इट वाज सुपर डुपर अमेजिंग, इट वाज बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट, ठीक है। तो उसने बताया कि जो इसकी एक्चुअल वर्थ है जो यहाँ पर हमें पड़ी है वो प्रोबेबली $500 है। वो प्रोबेबली कितनी है, $500। इट वाज क्वाइट, बेडशीट यूजुअली $500 की नहीं होती, बट उसने बताया कि ये जो ब्रांड है जिसकी हमने ये बेडशीट बनाई है ये बेचेगा कितने में से, $8,000 जो है ना वो उसका फिक्स प्राइस है। उसमें दिखाया इवन हमें लाइव, एंड आई वाज डैम शॉक्ड कि जो दुनिया की बड़ी कंपनीज होती हैं वो कैसे जो है वो यहाँ से काम करवाती हैं। खैर मैं बता ये रहा था कि हम फैक्ट्री में गए, हमने सारा विजिट कर लिया, उसके बाद फिर हमारा जो मेन काम था वो काम था IT डिपार्टमेंट में। तो हम उनके गए IT डिपार्टमेंट में, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ बिग सर्वर्स। मैंने असली जो है वो बड़े बड़े सर्वर्स देखे, और जो बंदा था वहाँ पर जिसने हमें, मतलब जो वहाँ पर IT का आर्किटेक्ट था, नादरा, जब नादरा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ ना तो वो नादरा वाली, उसने टीम का भी नाम बताया कि जब नादरा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ तो उसने नादरा वाले सिस्टम के ऊपर काम किया था। फिर इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने उसे जो है वो हायर कर लिया, एंड ही इज लीडिंग दैट पार्ट देयर। तो मैंने देखा इतने बड़े बड़े और इतने ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही हैं ना, बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, लाइक शायद आपने देखा ना बड़े बड़े वो रैक्स और मशीन्स पड़ी हुई हैं, और उसके अंदर भाई अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ पता नहीं कितना डेटा जो है वो मौजूद है, और फिर आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो विद द ब्यूटी ऑफ दिस स्क्रीन। आप इस स्क्रीन का इस्तेमाल करते हुए सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हो। खैर मैं बता ही रहा था, बात को बहुत ही शॉर्ट रखूंगा, कॉम्पैक्ट करूंगा, ख़त्म करूंगा बल्कि जल्दी।
कि लिनक्स जो है ना वो बुनियाद बन गई इंटरनेट की, ठीक है। एक हॉबी प्रोजेक्ट था लिनक्स टॉरवर्ल्ड का दैट ही हैज क्रिएटेड इन हेलसिंकी यूनिवर्सिटी, और फिर आज जो है ना वो लिनक्स हर जगह के ऊपर यूज हो रहा है, हर जगह पर। 2024 में एक सीन हुआ कि लिनक्स के सिस्टम में, लिनक्स के कोड बेस में एक स्पेसिफिक जो है वो मालवेयर को इंस्टॉल करने की कोशिश की गई, ठीक है, एक हैकर के जरिए ना। उस हैकर, मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो भेजूंगा, आप सबने वो वीडियो देखनी है, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ चस्प पै जाएगी आपको पूरी लिनक्स की, और कैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कैसे ये दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और ये सारी जो है वो कैसे काम कर रही होती हैं, उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये जो स्कैम है ये भी बताया हुआ था ना। मालवेयर को इंस्टॉल करने की कोशिश की, सिर्फ एक छोटा सा बग, एक छोटा सा बग वो दुनिया की उन इंडस्ट्रीज के कंप्यूटर्स तक पहुंचा दिया गया बाय हैकर्स। आप यकीन नहीं करेंगे कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर एट रिस्क। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं ये भी कहूंगा कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर एवरी सिंगल बैंक दुनिया का, आपको पता है दुनिया की जितनी भी बैंक है वो सभी लिनक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप दुनिया की जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग, हर एक चीज, गवर्नमेंट, मिलिट्री, सारी चीज, हर एक बंदा जो है वो लिनक्स का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ओपन सोर्स है, फिर वो उठाकर उसे अपडेट मार देते हैं। तो वो छोटा सा बग जो है वो कॉज कर रहा था पूरे के पूरे सिस्टम हैकिंग का। बट खैर अभी जो है वो मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर आप लोग जो है वो कहेंगे कि सर टॉपिक से आउट हो गए। टॉपिक पर चलते हैं। खैर मैं आपको वो वीडियो भेजूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे जो है वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट पूरी इंटरनेट की बुनियाद बन गया। खैर हम कंटिन्यू कर रहे थे, हम एमसीपी के ऊपर थे और हमने जो है वो हम आर्किटेक्चर को अभी समझ रहे थे, और आर्किटेक्चर को प्रोबेबली हमने जो है वो प्रॉपर्ली समझ लिया है। अब इसकी प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। जी नहीं भाई, ओवर टू यू। चले, जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक एआई एप्लीकेशन बनाएंगे, जैसे एक एजेंट बनाते हैं, उसके साथ अगर हमने मल्टीपल एप्लीकेशंस कनेक्ट करनी है जिनको एक्सटर्नल एप्लीकेशंस कहा जाता है, लाइक गिटहब हो सकता है, जीमेल हो सकता है, कैलेंडर हो सकता है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो सकती है, कोई भी। तो अगर मुझे उन सब का डेटा चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अपने एजेंट को क्या बना के दूंगा, टूल्स। क्या बना के दूंगा, टूल्स। तो एक एप्लीकेशन के अंदर गिटहब के पास 50 टूल्स हैं फर्ज करो, और जीमेल के पास 20, कैलेंडर के पास 10 और ई कॉमर्स के पास 5। तो ये टोटल कितने टूल्स हो गए, 85 टूल्स हैं ये। और इन सब के लिए मुझे एक एक टूल बनाना पड़ेगा एपीआई कॉल के लिए, ऐसा ही है। एक टूल को कॉल करने के लिए एक एपीआई बनानी पड़ेगी। तो इन सब को मिलाऊं, अगर 85 टूल्स को कॉल करना है और मेरे पास कितनी एप्लीकेशंस हैं, 4, 85 टूल्स, तो मुझे कितनी बनानी पड़ेंगे टूल्स, 340 एक एआई एजेंट के अंदर। तो ये था हमारा HTTP प्रोटोकॉल कि अगर हम HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो करें, एपीआई को कॉल करें, तब हमें इतने सारे टूल्स बनाने पड़ते, इतनी सारी एपीआई कॉल्स करनी पड़ती। लेकिन एमसीपी के अंदर क्या हुआ, गिटहब ने, जीमेल ने, कैलेंडर ने और ई कॉमर्स ने अपने क्या बना दिए हैं, एमसीपी सर्वर। सबने क्या बना दिया, अपने अपने एमसीपी सर्वर। जितने भी टूल्स थे उनके एमसीपी सर्वर के अंदर मौजूद है। हमें क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक अदर एमसीपी क्लाइंट बनाना है। क्या बनाना है, एमसीपी क्लाइंट। अब गिटहब से कनेक्ट करना है तो गिटहब की एक छोटी सी लाइन आती है, वो हमने कनेक्ट करनी है, कमांड्स कहते हैं उसको। उसके अंदर हमें उसका टोकन भी प्रोवाइड करना है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन जरूरी है, ठीक है। अच्छा, जीमेल की भी जो है ना इसी तरह से आएगी। और ये 4 चीजें हमें सिर्फ 4 लाइंस के अंदर इसके अंदर एमसीपी क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है, और ये इन चारों एप्लीकेशंस के 85 टूल्स को एक्सेस कर सकता है थ्रू एमसीपी। तो ये हमारे एमसीपी का पावर है। अच्छा, अब करेंगे कैसे, क्योंकि मैं अब थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा, वैसे ही हमारा टाइम बहुत कम है, तो हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक यूवी का पैकेज बनाएंगे, देन उसके अंदर हम लोग अपना एक एआई एजेंट बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यूवी का पैकेज बनाना है, एमसीपी। खुल जा भाई।
कैसे हम लोग पैकेज इनिशिएट करते हैं, यूवी इनिट, इस पर डाउट करता हूँ क्योंकि फोल्डर मैंने ऑलरेडी बना रखा है और इसको हम लोग ओपन कर देते हैं अपना VS कोड के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ कि जो हमारे पास MCP की डॉक्यूमेंटेशन है, अगर इस MCP की डॉक्यूमेंटेशन को आप फॉलो करेंगे तो इसके अंदर कोड करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप इसका आर्किटेक्चर वगैरह देखेंगे, इसके अंदर सर्वर्स कैसे बनाते हैं, तो इसका कोड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपको जो है ना वो चीज़ें याद करते करते टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो एक MCP फास्ट नाम से फास्ट MCP नाम से एक अदद वेबसाइट है। इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने MCP का एक अदद रैपर बनाया है कि आप शॉर्ट कोड के अंदर MCP सर्वर बना सकते हैं और MCP क्लाइंट बना सकते हैं बगैर किसी कॉम्प्लेक्स कोड को लिखे। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सिंपल है। अगर आप इंस्टॉलेशन पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर पिप इंस्टॉल फास्ट MCP, अगर यूवी का यूज़ कर रहे हैं तो फास्ट MCP सिंपल। तो हम जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो हमें क्या क्या इंस्टॉल करना है, UV8, एक तो OpenAI एजेंट्स। ठीक है, OpenAI एजेंट्स, ये चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब ने ये की हुई है, ऐसा ही है। और फास्ट MCP, ऐसा ही था, फास्ट MCP। अगर मैं अपना टर्मिनल फाइल के अंदर जाऊं और यहाँ पर देखूं तो ये दो चीज़ें मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी हैं। कौन कौन सी, एक OpenAI एजेंट्स जो हमारी SDK है वो, और दूसरा फास्ट MCP जो कि एक रैपर है हमारे MCP सर्वर के ऊपर। इसके थ्रू हम लोग जो है ना आसान कोड के साथ MCP सर्वर्स और क्लाइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, कुछ बड़ा काम नहीं किया, एक पैकेज इंस्टॉल किया, ठीक है, इनिशिएट किया है, बल्कि उसके अंदर 2 पैकेज इंस्टॉल किए अभी के लिए बस। अच्छा, अब कौन बताएगा कि मुझे एजेंट्स कैसे बनाने, कोड याद है? किसको याद है? जरा हाथ में, पूरा याद है? और कोई 2 बंदे? आप लोग तो हमारे इंसल्ट करवा देंगे कि इंटरव्यू कैसे पकड़ से लोगों को कहते हैं कि हमने एजेंट्स पढ़ाए। खैर कोई मसला नहीं है, मुझे पता था, तो इसलिए मैंने एक अदद गिटहब की रिपोजिटरी आप लोगों के लिए रेडी रखी है ताकि वहाँ से आप लोग कोड देख लें। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना हम लोग बना सकते हैं सिंपल, कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन टाइम बहुत कम है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे पता है आप लोग हाथ से कोड को लिखने वाले नहीं हैं। ऐसा ही है, कोई हाथ से लिखता है कोड? अभी भी नहीं लिखता। क्या यूज़ करते हैं? क्लाउड कोड यूज़ करते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि दौर ही ऐसा है। खैर वाइब कोडिंग का दौर चल रहा है और हम लोग जो है ना वही करते हैं। तो यहाँ से मैंने जो है ना 2 घंटे पहले ही एक रिपोर्ट आप लोगों के लिए कुछ की है। इसके अंदर अगर आप लोग आएंगे तो सिंपल हमारे पास एजेंट की फाइल है। सिर्फ मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट मैं सिंपल कोड कुछ उठाऊंगा यहाँ से ताकि आप लोगों को नजर आए। ठीक है, ये चीज़ें मैं इंपोर्ट ले लेता हूँ। हमारे पास मेन की फाइल है, इसको उड़ा दिया और इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इंपोर्ट किया हमने? async.io, ठीक है, और हमने OS को इंपोर्ट किया है, एजेंट से एजेंट को और रनर को इंपोर्ट किया है। एजेंट हम लोग बनाने के लिए यूज करते हैं और रनर उसको रन करने के लिए। दूसरा हमने एजेंट्स से .mcp निकाला है। ठीक है, एजेंट्स.mcp से क्या लिया हमने? MCP सर्वर stdio। इसका क्या मतलब है कि ये स्टैंडर्ड है इनपुट और आउटपुट का। इसकी जो है ना ये 3 किस्म के हमारे पास होते हैं स्टैंडर्ड। एक हमारा ये है MCP सर्वर stdio। ये किसके यूज होता है? जब हम लोग लोकल मशीन पे काम कर रहे हैं। सही है, जब हम लोकल मशीन पे काम कर रहे हैं तब हम ये यूज करेंगे। अगर हम लोग किसी डिप्लॉयड एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे हैं तो हम लोग HTTPX यूज करेंगे। उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन मैंने बना के रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
उसके अलावा अगर हम लोग कोई रियल टाइम कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं, लाइव चैट्स जो है ना हमारे पास कम्युनिकेट करनी होती है, जैसे व्हाट्सअप चल रहा होता है, तो ये किसके थ्रू हो रहा होता है? वेब सॉकेट के थ्रू। ठीक है, तो वेब सॉकेट के थ्रू भी हम लोग इसको इंपोर्ट कर सकते, मतलब बना सकते हैं। ये हमारे एमसीपी के अंदर मौजूद है। तीसरा हमने .env जो कि हम लोग जिसके अंदर अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स रखेंगे। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के लिए मैं यहाँ पर .env लगा लेता हूँ। लास्ट में मुझे याद दिलाना कि इसके अंदर मैं स्क्रीन बंद करके अपनी एपीआई की जमा। ठीक है, कोई देख ना लेना, मसला में। अच्छा, सबसे पहले अब हम करेंगे क्या? हम लोग सिंपल एक एजेंट बनाएंगे सबसे पहले। उसके लिए हमें क्या करना है? क्विक फिक्स ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं मेन का। इसको ज़्यादा पता है, ये सारा कुछ बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है? एक मेन हमने फंक्शन बनाया ताकि इस फंक्शन को कॉल करके हम अपने एजेंट को रन करेंगे। सबको कोड भूल गया है, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हुआ जाता हूँ। एक एजेंट बनाते हैं जो कि हमारे पास, और एजेंट इसके अंदर हमारे पास नेम होता है और हमारे पास क्या होती है? इसकी इंस्ट्रक्शंस होती है। इंस्ट्रक्शंस, यू आर अ एजेंट दैट कम्युनिकेट विथ एन एमसीपी सर्वर विया एसटीडी IANO वगैरह वगैरह। अच्छा, ये हमारा सिंपल एक एजेंट है। उसके बाद हम लोगों ने इसको क्या करना होता है? रन। तो उसके लिए हम लोग इसको रन करते हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट रनर डॉट रन। और यहाँ पर हम लोग देते हैं इसको इनपुट। ऐसा ही है, मैं गलत कर रहा हूँ? मैं ठीक है। सिंपल हमने एक एजेंट बनाया है जिसको नेम दिया है, इंस्ट्रक्शन दी है और रिजल्ट हमने लिया है उसका। अब उसके बाद इसका रिजल्ट जो होता है हमारे पास प्रिंट के अंदर ले लेते हैं। रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। ठीक है, इसी तरह से एजेंट बनाते हैं ना। भूल तो नहीं गए? कोई बोल ही नहीं रहा। सही है, ये एक सिंपल एजेंट हमने बना दिया। अब इसको रन करना है। कैसे करते हैं? ठीक है, ओके, पक्की बात है। अच्छा, एक सेकंड के लिए सिर्फ मैं एपीआई की डालूंगा अपनी .env फाइल के अंदर।
ठीक है, मैंने अपनी एपीआई की इसके अंदर डाल दी। अब अगर हम इसको रन करें तो रन कैसे करते थे, यूवी रन, फाइल का नाम क्या है, मेन डॉट फाइल। दो कीज मैंने इसके अंदर डाली है। फिलहाल के लिए एक एपीआई की यूज होगी, कौन सी, ओपीडीआई, ठीक है। तो ये कह रहा है रिजल्ट कहाँ से मिल रहा है, रिजल्ट इन्फो आ रही है, हेलो आई एम रेडी टू असिस्ट यू, मतलब कि हमारा सिंपल एजेंट बन गया है, ठीक है। ऐसे ही काम करते थे, यहाँ पर कोई नई चीज़ की है मैंने नहीं, इसी तरह से एक पैकेज बनाते थे, हमने एपीआई की प्रोवाइड की है, एजेंट बनाया सिंपल, इसके अलावा हमने यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया। अब करना क्या है, जैसे मैंने बताया कि हम लोग अगर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करेंगे तो उसने अपना एमसीपी सर्वर बना रखा है, हम लोगों ने क्या बनाना है, क्लाइंट, एमसीपी क्लाइंट बनाना है। अब चाहे तो अगर हम किसी बड़ी एप्लीकेशन पर काम कर रहे होते हैं ना, हम क्या करते हैं, अपना सर्वर भी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हम अपना सर्वर भी बनाते हैं। लेकिन अभी हम किसी एग्जिस्टिंग सर्वर को यूज करेंगे जो पहले ही बना हुआ है, हम अपने सर्वर पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अभी हम क्या करेंगे, एक क्लाइंट बनाएंगे अपनी तरफ से और किसी थर्ड पार्टी सर्वर को यूज करेंगे। कौन सा सर्वर यूज करें, गिटहब, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि गिटहब को यूज करते हैं, उसकी जो है ना वो चीज़ें आसान है, हर किसी ने उसको एक्सप्लोर कर रखा है, पता है उसके अंदर रिपोजिटरीज होती हैं, कमेंट्स होते हैं, ब्रांचिंग बनती है। तो हम एमसीपी सर्वर यूज करते हैं, किसका, गिटहब का, ठीक है। अब उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमें गिटहब का सर्वर देखना है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं अपने कोड के अंदर, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, जो हमने ये MCP सर्वर STDIO इंपोर्ट किया है, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, एक अदद सर्वर बनाते हैं। इसको हम लोग एसिंक्रोनस तो ये होता ही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देखेंगे कि हमने क्या लगाया है, विथ लगाया है, क्या लगाया है, विथ लगाया है। क्यों लगाया है, कौन बताएगा, ऑटो क्लोज के लिए, कि ये सर्वर कनेक्ट भी हो और ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट भी हो जाए। जब भी हम लोग कोई फाइल यहाँ से रीड करवाते हैं अपने पाइथन कोड से, तो वो उसको ओपन करती है, अगर हम उसको क्लोज नहीं करते तो हमारे लिए मसला हो जाता है। ये क्या करेगा, ये उसको ओपन भी करेगा और क्लोज भी करेगा, कनेक्ट भी करेगा, डिस्कनेक्ट भी करेगा। तो कुछ भी नहीं किया हमने, बस यही सिंपल विथ लगाया है। और ये पैरम्स जो है ना आपको ऑलरेडी मिलते हैं, जो भी सर्वर आप यूज करेंगे, ये पैरम्स की फाइल, ये जो कोड है, ये आपको उस सर्वर पे मिलेगा। हमने कुछ भी नहीं किया, अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने यहाँ पर एजेंट बनाया था, ठीक है, हमें काम करेंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और विथ जो हमने यहाँ से ये लिया है MCP सर्वर STDI, ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने पैरम्स देंगे, ठीक है। अब वो पैरम्स कहाँ से आएंगे, जैसे मैंने बताया हर एप्लीकेशन ने अपना एक सर्वर बना रखा है, तकरीबन ज़्यादातर मतलब चीज़ों ने बना रखा है। क्यों, क्योंकि अभी 2024 में MCP सर्वर आया, तो जिस एप्लीकेशन को फास्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी, ज़्यादा कोड ना लिखे, तो उन लोगों ने अपना MCP सर्वर बनाया। तो गिटहब तो है ही बड़ी एप्लीकेशन, तो इन लोगों ने क्या किया, अपना सर्वर बनाया। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से सर्वर्स हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा MCP सर्वर्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो गिटहब पर हमारी एक रेपो आ रही होती है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर, यहाँ पर लिखे हुए सर्वर सारे। तो यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो नीचे आपने आना है, तो यहाँ पर देखेंगे आपको जो मेन चीज़ें होती है ना, तकरीबन मेन एप्लीकेशन, वहाँ के सर्वर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये हमारे पास AWS का मिल रहा है, ब्रेव सर्च, एवरआर्ट, गिटहब, ठीक है, गूगल ड्राइव का, गूगल मैप्स का, PostgreSQL का, पपीटेर नाम से, कि रेडिस, सेंट्री, स्लेक, SQLite, ठीक है। तो हमने किसका यूज करना है, गिटहब का। तो मैंने गिटहब के सर्वर पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छा गिट नहीं है, सॉरी, ये रहा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास गिटहब का MCP सर्वर है, दिख रहा है, गिटहब MCP सर्वर,
थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसके अंदर फीचर्स लिखे हुए हैं, थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन है, आप रीड करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि इन लोगों ने अपने टूल्स बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? टूल्स। तो कौन कौन से टूल्स हैं? फर्स्ट पर है क्रिएट और अपडेट फाइल, ठीक है। उसके अंदर जो चीज़ें हम लोग इनपुट दे सकते हैं वो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। पुश फाइल्स का एक टूल बना रखा है, सर्च रिपोजिटरीज का बना रखा है, क्रिएट रिपोजिटरीज का बना रखा है, गिट फाइल्स कंटेंट वगैरह XYZ सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर मौजूद है। जैसे मैंने बताया 50+ इसके टूल्स हो सकते हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारे टूल्स हैं इसके। अच्छा, अगर मैं इसको ऊपर करूँ तो यहाँ पर हमें जो मैंने बताया कमांड्स हमें इसकी यहाँ पर मिलती है। एक तो ये डॉकर की है, ठीक है, तो अगर आपने डॉकर के अंदर करना है तो ये उसकी है। दूसरा हमारे पास NPX के साथ है, नॉन पैकेज एग्जीक्यूटर, तो ये डायरेक्ट हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कमांड्स, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स है और उसके अंदर हमारे पास ENV की जो है ना उसकी एक टोकन के लिए भी उन लोगों ने एक की बना रखी है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देना होता है, इसके अंदर उसका टोकन देना होता है। टोकन कहाँ से जनरेट होगा? इसी से जनरेट होगा। सबसे पहले हम लोग ये काम कर लेते हैं, इसको कॉपी किया, हम लोग आ गए यहाँ पे पैरम्स नाम का हमने एक पैरामीटर देना है जिसको हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू देंगे और वहाँ पर उसके अंदर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। पैरम्स MCP सर्वर stdio के अंदर पैरम्स नाम का मैंने एक पैरामीटर दिया है और आर्ग्यूमेंट दिया है और उसके अंदर हमने कमांड्स लिखी है, मतलब कमांड्स हमें वहीं से मिली है, जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर उसका टोकन देना होता है ताकि उसको पता चले कि किस स्पेसिफिक अकाउंट से उसने कम्युनिकेट करनी है, किस स्पेसिफिक अकाउंट को चेक करना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो नीचे होगा हमारे पास सेटिंग, नजर आ रही है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर आ जाए तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे बिल्कुल एंड में हमारे पास ऑप्शन है डेवलपर सेटिंग्स, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे और उसके बाद हमारे पास होता है न्यू डेटाबेस, नहीं ये रहा पर्सनल एक्सेस टोकन। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और ये टोकन लेना है अपने क्लासिक और यहाँ से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ से आपके पास क्रिएट का ऑप्शन आएगा, आपने जस्ट क्रिएट करना है और आपने उसके डेट सिलेक्ट करने में कितने दिन के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए और वो आपको टोकन क्रिएट करके दे देगा। बस आपने उसको कॉपी करना है, लेकिन ये वन टाइम मिलता है, आपने बस कॉपी करना है। आपने इसको डिलीट कर सकता हूँ, दोबारा देख नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ से आपने वो टोकन कॉपी करना है और डायरेक्टली यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। हम यहाँ से इस तरह से इसको नहीं करते, हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि os.get env गिटहब पर्सनल टोकन नहीं है, गिटहब टोकन नहीं है, गिटहब टोकन, ठीक है। तो ये हमारे पास गिटहब टोकन है और हम लोग यहाँ पर लगाएंगे प्रिंट MCP सर्वर स्टार्टेड या कनेक्टेड, ठीक है। अब ये हमने कुछ ही बस एक छोटा सा काम किया है, पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स, यहाँ पर क्या चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये ठीक है। इसको फिक्स कर लेते हैं। तो हमने सिंपल एक अदर काम किया है और कुछ भी नहीं किया। अब मैं दोबारा शुरू से आता हूँ। सिर्फ एक पैकेज बनाया यूवी का, ठीक है। उसके अंदर हमने 2 पैकेज इंस्टॉल किए। कौन कौन सा? एक ओपन एजेंट्स का जो कि हम थर्ड पार्टी के अंदर करते हुए आए हैं, सबको रटा हुआ होगा ये। तीसरी चीज़ हमने क्या की है कि हमने एक और पैकेज लिया है फास्ट MCP का। फास्ट MCP हमने उसके अंदर इंस्टॉल किया है। अब इन 2 पैकेजेस के बाद हमने सिंपल एक एजेंट बनाया जो कि हमारे प्रॉम्प्ट पर आंसर करेगा और देन हमने उसके लिए MCP क्लाइंट बनाया। तो क्लाइंट बनाने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ agents.mcp से हमने इंपोर्ट किया है किसको? MCP सर्वर STDIO, MCP सर्वर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। और उसको यहाँ पर हमने यूज किया है। एसिंक्रोनस का विथ हमने क्यों लगाया मैंने बता दिया कि इसको वापस क्लोज करने के लिए भी। और यहाँ पर हमने इसके अंदर पैरम्स दिए हैं। पैरम्स के अंदर जो हमने कमांड्स डाली हैं, ये कमांड्स हमें कहाँ से मिली? सर्वर से। जो भी सर्वर हम लोग थर्ड पार्टी यूज करेंगे उसकी कमांड्स हमें वहाँ से मिलेगी और टोकन हमने जनरेट करवाना है खुद से, ठीक है। तो अब ज़रा इसको बात करके देखते हैं।
चलिए चलिए, ये हेलो ही करेगा तो हमने से किससे पूछना क्या है? हम इससे पूछते हैं हाउ मेनी रिपोजिटरीज डू यू हैव? भाई डू आई हैव, और इसके अंदर वो इसको अपना एक यूज़र नेम दे दूँगा मैं इसको, ताकि ये कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अच्छा अब हम इसको रन करते हैं। हमने जब प्रॉम्प्ट चेंज किया वो कुछ नहीं किया। MCP सर्वर स्टार्टेड, ठीक है, यहाँ पर मुझे कनेक्टेड लिखना था ताकि पता चले कि MCP सर्वर कनेक्ट हो चुका है। अब ये कह रहा है काउंटिंग द आइटम रिजल्ट जैसा नहीं मीन द नंबर ऑफ रिपोजिटरीज। इफ यू मीन एन MCP कमांड प्लीज क्लियरफाई विद MCP एज डेटा इंटीग्रेशन और स्पेसिफाई द रिपोजिटरी फ्रॉम यू आर okay. You are an agent that communicates with the MCP server, with the API. You are a AI assistant that can use for MCP servers. ठीक है, इसको MCP सर्वर भी नहीं दिया हुआ हमने सिर्फ बनाया है। MCP सर्वर सिर्फ बनाया था लेकिन उसको हमने दिया नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये MCP सर्वर बनाया है और यहाँ पर हमने लिखना होता है एज MCP सर्वर, ठीक है, इसको हमने नाम दिया है। अब ये नाम हमने किसको देना होता है? एजेंट को। जहाँ पर हम उसको टूल्स प्रोवाइड करते थे वहाँ पर हम उसको सर्वर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग उसको टूल्स प्रोवाइड करते थे। सन्नाटा क्यों छा गया है? कोई नई चीज़ है क्या? MCP सर्वर हमने उसको प्रोवाइड कर दिया। अब हम इसको दोबारा से पूछते हैं जैसे, अब रन करते हैं, एरर आ गया कोई ना कोई। रन क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग एसिंक्रोन करते थे या सिंक्रोन, कुछ इस तरह से, ऐसा ही ना। रन सिंह पक्की बात है, सीख कर लेते हैं यार, ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है। तो ये हमारे पास है रिजल्ट, रनर नोट नहीं है, नथिंग अवेट कर रहा है। ऐसे ही है। अच्छा एक और चीज़ रह गई, मैं आपको बताता हूँ क्या रह गई समझ। इसके अंदर जो हमने ये MCP सर्वर बनाया है ना, तो ये एजेंट हमने इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। मतलब इंडेंटेशन का मसला है, हमने एजेंट को इसके अंदर करना है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए अब सही है। MCP सर्वर स्टार्ट। Result you have total 87 repositories। मेरा नाम भी आ रहा है और उसके अंदर 87 रिपोजिटरीज हैं, वो भी बता रहा हूँ। रोजे में यार थका ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये 87 रिपोजिटरीज आप लोग वैसे भी तो जाकर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट लगाता, ये जाकर गेटअप पे सर्च करके बता देता इस यूजर नेम पर इतनी रिपोजिटरीज है, लेकिन ये एक्शन तो परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई टूल्स स्पेसिफिक जैसे क्रिएट रिपोजिटरीज कोड वगैरह तो नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, इससे एक रिपोजिटरी क्रिएट करवा कर देखते हैं। तो पहले मैं अपने गेटअप पे जाकर आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक रिपोजिटरी नहीं है। सबसे पहले GIC संडे की हमारे पास एक रिपोजिटरी, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपने जस्ट प्रॉम्प्ट को चेंज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्रिएट अ टेस्ट
रेपो इन माय गिटहब अकाउंट। ठीक है, MCP सर्वर स्टार्टेड। तो ये देखें, ये कह रहा है कि उन्होंने रिपोजिटरी क्रिएट कर दी है, डिस्क्रिप्शन उसकी छोटी सी लिखी है और URL उसकी ये है। हम लोग ज़रा वेरीफाई करते हैं कि वाकई ये की है नहीं। नजर आ रही है टेस्ट रेपो। इन्होंने मेरे गिटहब के ऊपर एक अदर टेस्ट रेपो क्रिएट कर दिया, लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं। ठीक है, तो हाँ, हम इसके अंदर एक रीडमी के बजाय कैलकुलेटर बनवा लेते हैं यार, इससे बनवा लेते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से अगेन दिखाता हूँ करके। हाँ, हो सकती है, मैं इसको डिलीट करूँगा यार, मेरी मर्जी। हो सकती है, बता तो रहा हूँ, सारे टूल्स हैं इसके पास। हाँ, नहीं जब भी कोई आप रेपोजिटरी वगैरह डिलीट करते हैं तो ये आपसे वेरीफाई करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये रेपो डिलीट हो चुकी है और हम इसको क्लियर करते हैं और अगेन इससे कहते हैं क्रिएट अ टेस्ट रेपो इन माय गिटहब अकाउंट एंड अशारी में क्या लिखे, क्या बनाना है, एंड योर टास्क इज टू क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर CLI एप्लीकेशन, कैलकुलेटर एक अच्छा नहीं, तो वो गिटहब की रेपो में जाएगा ना, सिंपल। ठीक है, create a test repo in my GitHub account and your task is to create a simple calculator in Python। अब रन करते हैं, MCP सर्वर स्टार्टेड। टूल्स उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, हाँ हाँ, मतलब देखें, आपने क्लाउड कोड यूज करते हैं ना। हाँ, सही है। बताएं, आप बताएं। सिंपल लॉजिक है, बहुत ही क्लियर है कि आपका एजेंट जो है वो कोड क्रिएट कर रहा है, फाइल क्रिएट करेगा, उस फाइल के अंदर कोड इसके अंदर पुट कर पुश कर दिया। हाँ, अगर मैं इसे जो है वो अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करता, अपने सिस्टम के MCP के साथ कनेक्ट करता, फॉर एग्जांपल मैं एक लोकल MCP बनाता जो मेरे फाइल सिस्टम के साथ कनेक्ट होगी, फिर वो फाइल क्रिएट करता और फिर मैं उसे कहता कि भाई वो वाली फाइल आप गिटहब के ऊपर पब्लिश कर दो। बट मैं तो इसे डायरेक्ट कह रहा हूँ ना कि भाई आप एक रिपोजिटरी बनाओ, तो रिपोजिटरी बन गई। अब बनने के बाद उसके अंदर ये पहले कोड लोकल ही जनरेट कर रहा है, ठीक है, यानी आपके इस सिस्टम के अंदर ही कोड जनरेट हो रहा है, बट वो हम अपने सिस्टम में कहीं सेव नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट उसे जो है वो रेपो के अंदर पुश मारते हैं। अभी यहाँ पर सरनेम जरा खोलिएगा, क्रिएट हो गई होगी, आपको एक कमिट मैसेज भी नजर आएगा। रिपोजिटरी, अच्छा, रिपोजिटरी इस रेपो का अबाउट देखें जरा, एक मिनट सर, अबाउट देखें। रिपोजिटरी फॉर अ सिंपल पाइथन कैलकुलेटर ऐप क्रिएटेड बाय AI असिस्टेंट, देख रहे हैं, ये थी कस्टम इंस्ट्रक्शन जो दी हुई थी, उसके हिसाब किताब से इसने बना दी। calculator.py की फाइल बन गई, ये जी सिस्टम में नहीं है, ये डायरेक्ट जो है वो इसने वहीं पर गिटहब के ऊपर ही क्रिएट करी और ये हमारे पास कैलकुलेटर कोड आ गया। सर इसे ज़रा कॉपी करके अपने सिस्टम में चलाएं, देखें चल भी रहा है या ऐसे ही इसने सर बना दिया। calculator.py की फाइल बनाएं, इसको कहें, हाँ सर ये कहें कि इस रेपो को क्लोन मारें, इसको क्लोन करें और इसे फाइल पाथ दे दें। प्रॉम्प्ट तो खैर हमें देना पड़ेगा इतना, है ना,
ये क्लोज कर दें। अच्छा जी, यहाँ पर प्रॉम्प्ट दें, आई वांट यू टू लुक एट माय गिटहब, look at my GitHub and clone the repository, clone the following repository, और यहाँ पर रेपो की लिंक दे दें, सिंपल एज दैट। अच्छा, अब जो है ना वो हम इसे कहाँ पर क्लोन कर रहे होंगे? आई वॉन्ट यू टू क्लोन द फॉलोइंग रेपो, जी पाथ नेम दे देना बस इसे, क्लोन इट इन द रूट ऑफ दिस फोल्डर, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अभी इनको पहले दिखा देंगे सर कैलकुलेटर डॉट पी वाई की कोई फाइल नहीं है, देखते हैं। अभी तक तो नहीं है, जी इसे क्लोज कर दें, या अभी तक तो नहीं है, चलाएं। क्लोन करने के लिए वी नीड गेट इनसाइड आवर सिस्टम। एक्सपेक्टेड जो है वो हमारे पास आउटपुट नहीं है। क्या कह रहे हैं सर ये? टू प्रोसेस शुड आई क्लोन द एंटायर रिपोजिटरी टेस्ट रेपो क्रिएटेड बाय नईम, और डू यू वांट टू ओनली कॉपी द सिंगल फाइल कैलकुलेटर डॉट पी वाई इनटू योर फोल्डर? हमसे पूछ रहे हैं। अच्छा सर जी, इसको पता है कि भाई वहाँ पर जो है वो कोई स्पेसिफिक फाइल मौजूद है, तो यहाँ पर जो है वो आप इसे कहें कि जी हम अगर वाइल लूप में से रख देते हैं ना तो हमारी कन्वर्जेशन हिस्ट्री भी आएगी। खैर गेट सिंपली पुल द फाइल कैलकुलेटर डॉट पी वाई, कैलकुलेटर डॉट पी वाई, सेव करें, सेव चलाएं। अच्छा जी, तो कोड ले आया ये, ठीक है। अब सर ज़रा देखें कैलकुलेटर डॉट पी वाई की फाइल रूट। एक मिनट ज़रा ये देखें इसका आउटपुट क्या है। आउटपुट पढ़ें, आउटपुट खोलें, ऊपर से पढ़ते हुए हैं जी। आउटपुट पढ़ें, क्या कह रहे हैं? द फाइल फ्रॉम योर प्रोवाइडेड रिपोजिटरी हैव बीन इज ऑलरेडी क्लोन्ड इन द करंट फोल्डर। इधर है भाई, हियर इज द कंटेंट ऑफ कैलकुलेटर डॉट पी वाई। आपने क्लोन तो की नहीं, ये देखें डॉट वी नीचे करें हम। इफ़ यू वांट आई कैन सेव दिस फाइल इनटू योर लोकल रिपोजिटरी एज कैलकुलेटर। सही है। तो इसे पूरा एडवांस प्रॉम्प्ट बनाकर देना पड़ेगा। देख लें भाई, ये कोड तो ले आया है, अब इसे हमने सिंपल कहना है कि फाइल के अंदर सेव कर लें। और सर इसे बस अभी आप ये कहें कि आप एक रीडमी बनाएं इस फाइल के अंदर, जिसके अंदर कैलकुलेटर डॉट पी वाई की टेक्निकल डिटेल्स हों। यहाँ पर नहीं सर, सीधा गिटहब के ऊपर पूरा प्रॉम्प्ट चेंज कर दें सिंपल जी। सिंपल प्रॉम्प्ट में ये लिखें कि आई वांट यू टू क्रिएट बल्कि बस ये लिख दें क्रिएट रीडमी फाइल विद द डिटेल्स ऑफ कैलकुलेटर डॉट पी वाई एंड पुश इट टू द गिटहब। लेकिन पुश कर रहे हैं तो पुल भी कर सकते हैं जी। क्रिएट अ रीडमी फाइल, रीडमी डॉट एम डी फाइल with the details of calculator.py, with the details of calculator.py inside। अब repository details भी देनी होंगी क्योंकि अभी इसको ये नहीं पता कि मुझे कहाँ पर पुश करनी है। inside रेपो की लिंक दे दें सर, रेपो की लिंक दे दी, ठीक है। with the details आपने पुट कर दिया, ठीक है। अब इसे सेव करें। कैलकुलेटर डॉट पी वाई को हटा दें, हाँ सही कह रहे हैं। चलाएं, खैर चलाएं, एक मिनट ये तो चलाएं। रीडमी फाइल विद द डिटेल्स देखें तो सही है, रीडमी क्रिएट कर रहा है, प्रॉपर नहीं कर रहा। जब फाइल क्रिएट कर रहा है, कमिट मार रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वो भी क्रिएट। कैलकुलेटर डॉट पी वाई देने का मकसद ये है कि उस फाइल का स्पेसिफिक कॉन्टेंट, उसकी एक्सप्लेनेशन। जी तो ये जो है वो रीडमी का कॉन्टेंट है, ठीक है। आप सर वहाँ पे ज़रा जाएँ। वुड यू लाइक टू सेव दिस रीडमी डॉट एम डी इन योर रिपोजिटरी? अभी इसने सेव नहीं की, लास्ट में कहें इसे। अब ये देखें सेशन जो है ना वो सेशन बरकरार नहीं है। यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं चाहिए कि हमें
वाइल लूप लगाना चाहिए और उस वाइल लूप के अंदर जो है ना वो हम एक इनपुट का फंक्शन लगाए और इनपुट के फंक्शन से टर्मिनल के ऊपर इनपुट लें और इसे कहते रहें और ये सारा काम करता रहेगा, तो फिर वो मेरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री रिटेन रहेगी। बट अभी इसे सिंपल रखते हैं। सर लास्ट में कह दें कि सेव इट एज इसके अंदर सेव इट एज readme.md, readme सर प्रॉपर लिखिएगा, RE बड़ा readme.md फाइल इन repository सेव जी। चलो अच्छा, तो ये जस्ट दिखा रहे हैं कि ये बिहाइंड द सीन किसके गिटहब के MCP टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, और ये जो इसने रीड किया कंटेंट, ये यकीनन इसने रिसोर्स का इस्तेमाल किया होगा रीड ओनली फॉर्मेट में ना। अच्छा जी, क्या एरर आया नहीं भाई? ये मुझे लग रहा है शायद प्रॉम्प्ट के अंदर कोई वो है, नहीं प्रॉम्प्ट जो है ना वो थोड़ा सा देना पड़ेगा इन्हें इसे सही तरीके से। ठीक है, नज़र तो आ गया कि भाई calculator.py की फाइल सेव हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है कि अपना गिटहब का सर्वर कनेक्ट कर लिया है अपने AI एजेंट्स के साथ। अब आप क्या करेंगे कि आपने जो है ना मल्टीपल, जब भी आप कोई अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे AI एप्लीकेशन, तो इस तरह से जिन चीज़ों का आपने यूज़ करना है इसी तरह से उसके सर्वर्स अपने AI एजेंट्स को प्रोवाइड कर दें ताकि वो कनेक्ट रहे। अब अगर आप लोग चीज़ें देखें गिटहब की उस रेपो के अंदर जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ी है, आशारिफ भाई उसको जो है ना हमारी रेपोजिटरी जो क्लास की उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें जो कि मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ लिख दी हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। सबसे पहले तो agent.py की फाइल है, इंस्टॉलेशन से लेके हर चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है कि क्या करेगा, किस तरह से चलेगा हर चीज़। ठीक है, इंपोर्ट किया है, अगर क्या चीज़ इंपोर्ट की है यहाँ पर API चेक करना है तो वो मैंने लिखा है। STDIO क्या करेगा, सर्वर को रन करेगा, कमांड्स क्या होती हैं, ठीक है, एसिंक्रोनस विथ क्या कर रहा है आपके साथ, ये सारी डिटेल्स मैंने जो है ना यहाँ पर आपके लिए ऐड कर दी है। और उसके अलावा आपको मैंने बताया था JSON RPC के बारे में, रिमोट प्रोसीजर कॉल। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट है वो भी यहाँ पर मेंशन है कि किस तरह का उसका फॉर्मेट है, किस तरह से वो जो डेटा है अपना ट्रेवल करके जाता है MCP क्लाइंट से MCP सर्वर तक। उसके अंदर JSON RPC होता है, इसका 2.0 हमेशा यही रहता है। ID होती है, ID तो बिल्कुल लाजमी है ताकि जो रिक्वेस्ट हम इनिशिएट कर रहे हैं उसको हमने एक स्पेसिफिक ID दी है, जब वो रिटर्न करेगा तो उस स्पेसिफिक ID पर ही रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। मेथड हम क्या कर रहे हैं, टूल कॉल कर रहे हैं। उसके अलावा हमने पैरफ दिए हुए हैं कि भाई जो हमारे पास टूल है वो आर्ग्यूमेंट से सिटी। अच्छा, ये चीज़ हमें खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा LLM खुद ही मैनेज कर रहा होता है। MCP क्लाइंट और LLM मिलके इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, हमने कोई चीज़ बनानी नहीं है। हमने सिर्फ उसका एक MCP सर्वर अपने एजेंट को प्रोवाइड कर दिया है। जब भी हमें उस टूल की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे जो गिटहब से रिलेटेड है, तो ये क्या करेगा, हमेशा गिटहब के MCP सर्वर को कनेक्ट करेगा और वहाँ से चीज़ें लेगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ये हमारे पास फॉर्मेट सारे में लिखे हुए। क्लाइंट जो है ना इस तरह की रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर जो है वो इस तरह का रिस्पॉन्स भेजता है हमारे पास, और एरर अगर आता है तो वो इस तरह का आता है। ये जो चीज़ें दिखा रहा हूँ ये आपके जो क्विज होंगे उसके अंदर ये जो है ना लाजमी ये क्वेश्चन आते हैं। जब MCP की हमने तैयारी करेंगे तब ये सारी चीज़ें हमने इन डेप्थ पढ़ी थी और ये 100% ये 3-4 सवाल तो आए ही थे। ये भी आया था कि अगर एरर कोड आएगा तो कौन सा वाला कोड आएगा, हाँ यही आया था, मुझे याद है। तो उसके अलावा हमने किस तरह से जो है ना अपने मल्टीपल सर्वर्स कनेक्ट करने हैं। अब मैंने एसिंक विथ MCP सर्वर STDIO लिखा था और यहाँ पर सिर्फ गिटहब लिखा है। ठीक है, सिर्फ गिटहब है। उसके बाद मैंने एज दोबारा से लिखा है, फिर गिटहब सर्वर उसका नाम दे दिया हमने, फिर यहाँ से MCP सर्वर दोबारा से हमने लिखा है। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या करना है, किसी और MCP सर्वर यहाँ पर जो कोई और सर्वर आपने इसको प्रोवाइड कर देना। सेम एक लाइन लिख दी गिटहब की, दूसरी लाइन आपने Gmail की लिख दी, तीसरी आपने किसी और चीज़ की लिख दी, 3 आपके पास गिटहब के सर्वर हो गए MCP के, और यहाँ पर आपने लिस्ट उसको प्रोवाइड कर दी कि ये हमारा गिटहब का सर्वर, ये हमारा Gmail का सर्वर, ये हमारा कैलेंडर का सर्वर। तो जब भी कैलेंडर से मुतालिक कोई बात होगी ये क्या करेगा, कैलेंडर को एक्सेस करेगा। अगर Gmail से मुतालिक है तो Gmail को एक्सेस करेगा, अगर गिटहब से है तो गिटहब को। सिंपल यही चीज़ें हैं जो कि कंप्लीट इस रेपो के अंदर मौजूद है। उसके अलावा अब हमने फास्ट MCP जो है ना अपने पास इंस्टॉल किया था, उसका यूज़ तो हमने किया नहीं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास अभी टाइम कम है, वरना हम लोग खुद से सर्वर भी बनाते हैं।
लेकिन हमारे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सर्वर बना रखा है जिसका कोड आपको आसान तरीके से मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है server.py। server.py की मैंने एक अदर फाइल बनाई है। आपने इस फाइल के अंदर जाना है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इंस्ट्रक्शन सारी मैंने डिटेल में लिखी हुई है। अब फास्ट MCP से हमने इंपोर्ट क्या किया है, फास्ट MCP, ठीक है। और ये MCP एक इंस्टेंस रहेगा जिससे हम लोग अपना एक सर्वर बनाएंगे, उसको नाम देंगे। मैंने वेदर सर्वर का नाम दिया है। उसके बाद अगर आप टूल बनाते हैं तो यहाँ पर होगा MCP.tool। मैंने बताया था MCP सर्वर 3 चीजें एक्सपोज करता है। कौन कौन सी? रिसोर्सेज, टूल्स और प्रॉम्प्ट्स। अगर आप टूल बना रहे हैं तो MCP.tool होगा, अगर आप रिसोर्सेज बना रहे हैं तो MCP.resources होगा। अब ये प्रोवाइड कैसे करेगा? सिंपल पाइथन का फंक्शन है, सिंपल पाइथन वाला ही फंक्शन है जो हम लोग अपना फास्ट API के अंदर बना रहे थे API। अब यहाँ पर डेकोरेटर चेंज है क्योंकि MCP.tool है, ठीक है। अगर टूल बना रहे हैं तो सिंपल फंक्शन बनाया, अब जो चीज़ वो रिटर्न करेगा वही चीज़ जो है ना वहाँ पर हमें प्रोवाइड होगी। सेम ऐसे ही हम लोग मल्टीपल टूल्स बना सकते हैं। ये एक और टूल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से MCP.resources, MCP.prompts, इसी तरह से हमारा सर्वर बनेगा और ये सर्वर हमारा रन होगा MCP.run। ट्रांसपोर्ट, अब ये ट्रांसपोर्ट कौन सी यूज होगी? STDIO, स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट और आउटपुट कौन सा है? लोकली। जब हम लोग अपना सर्वर चला रहे हैं, सर्वर भी हमारा सेम मशीन पे चल रहा है, क्लाइंट भी हमारा सेम मशीन पे चल रहा है, तो हमारे पास STDIO यूज होगा। लेकिन अगर हम किसी थर्ड पार्टी जैसे गिटहब का तो वहां पर अगर यूज करेंगे तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? HTTPS। अगर हम कोई रियल टाइम कम्युनिकेशन वाली एप्लीकेशन से बात कर रहे हैं तो क्या यूज करना पड़ेगा? वेब सॉकेट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सर्वर बना हुआ है। ये आप लोगों का असाइनमेंट है कि ये रिपो आपने क्लोन करनी है, इसको चला के देखना है। जब समझ आ जाए तो गिटहब के अलावा आप लोगों ने किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का MCP सर्वर इसके अंदर कनेक्ट करना, ठीक है। सारी चीज़ें बस आप लोगों ने यहाँ पर अपना टोकन डालना है गिटहब का .env के अंदर, और दूसरी चीज़ आप लोगों ने क्या डालनी है? अपनी API की। मेरे पास OpenAI की थी तो मैंने एजेंट उसके थ्रू बनाया है। आपकी मर्जी, आप जिस तरह से बनाए, ठीक है। ये सारे नहीं भाई, माशाल्लाह से आज हमने बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर ली। सो आई विल शेयर ऑल द थिंग्स टू ऑल ऑफ यू इनसाइड आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। बाकी ये है कि असाइनमेंट भी सर नहीं, ने आपको बता दिए कि कोड बेस को समझना है और किसी बिल्ट इन MCP सर्वर का इस्तेमाल करना है किसी भी कंपनी के। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ गूगल, यू कैन यूज़ एनी स्पेसिफिक टूल जो भी आप डेली बेसिस पर यूज़ करते हो, और उसे जो है वो लोकली अपने सिस्टम पर यूज़ करना है और कोई एक्शन परफॉर्म करना है। तो बाकी ये है कि ये लास्ट क्लास है इस रमज़ान की। इंशाल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात होगी आफ्टर रमज़ान, ईद के बाद इंशाल्लाह। जब भी हमारी क्लास होगी वो आपको ऑफिशियल अपनी कम्युनिटी पर पता चल जाएगा। बाकी ये कि असाइनमेंट मुकम्मल करें। आखिरी अशरा है, दुआओं में ख़ुसूसन याद रखें और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कराते रहें। प्लीज़।